एम आई विजिबल? यस एवरीबॉडी, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार आप बता दो। एक सेकंड रुक जाओ, कोई बात नहीं, वो रेड हो रहा होने दे। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? टू मेनी रिक्वेस्ट। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? इसमें तो चलाओ, फोन दे दे तब तक मुझे। बेटा एक सेकंड दे दो, एक सेकंड दे दो, फोन पे तो दिख रहे हो। हाँ ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? पहले मेरे को बेटा ऑडियो का बता दो, ऑडियो ठीक है? वैसे मैं आज थोड़ा धीरे बोलने वाली हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है, इसलिए धीरे बोलने वाली हूँ। मेरा गला और तबीयत खराब है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को धीरे। आई एम गुड बट आई एम लिटिल लेस गुड, ठीक है। चार चीज चल तो रही है वैसे सही। बस गर्म पानी भिजवा देना यार, ठीक है। यस 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 एवरीबॉडी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेटा, वैसे मुझे आप ही लोग बीच बीच में याद दिलाना कि मेरे को ज्यादा जोर से नहीं बोलना है, क्योंकि अगर मैंने बेटा आज की क्लास में ज्यादा से जोर से बोला फिर मैं कल की क्लास ढंग से नहीं ले पाऊंगी। तो आप मुझे थोड़ा सा बीच बीच में, क्योंकि ना मैं कभी कभी बह जाती हूँ क्लास के फ्लो में, तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को थोड़ा धीरे बोलने का है, और मैं फिर ना जोर से बोलने लगती हूँ, और फिर मेरे बेटा गला और ज्यादा, मेरी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लक्ष्य की क्लास से ना मेरा दर्द हो रहा है, और फिर तुम्हारे क्लास में भी वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो नहीं नहीं, छुट्टी क्यों लूंगी यार, छुट्टी क्यों लूंगी? क्लास 2 ही क्लास आती है, उसमें मैं तुम्हारी क्यों छुट्टी लूंगी? जब बहुत बेटा तबीयत खराब हो जाएगी, जो नहीं होगी शायद, तब बेटा सोचा जाएगा, ठीक है। अभी इतनी तबीयत ठीक है और तो क्लास में आके तबीयत ठीक हो जाती है, ठीक है, ये फैक्ट है। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चा पार्टी। यस, एक बच्चा कह रहा है कि ठीक हुआ आपके साथ। अच्छा, तेरा भी नीट एग्जाम आने वाला है, बोल दूं फिर क्या क्या तेरे साथ ठीक हो सकता है या नहीं? तो बड़ा वो तो मैं अच्छी हूं, इसलिए तेरे को कुछ बोलूंगी नहीं, वरना अभी तेरे को बताती हूं मैं। लेक्चर नंबर 9 होने वाला है बच्चा पार्टी। यस, तो गर्म पानी पीते जाएंगे और गर्म पानी पीते पीते क्लास भी लेंगे और बढ़िया क्लास लेंगे। पहले आप मेरे को एक बात बताओ, आप लोग पढ़ाई करके आए हो? क्योंकि आज बेटा PYQ, आज आपके परीक्षा का समय है। पिछले क्लास में जब मैंने लक्ष्य की क्लास ली थी, उन्होंने PYQ में बहुत अच्छा, उनका भी चैप्टर खत्म हो रहा था एक, उन्होंने PYQ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो अच्छी बातें करते हो, लेकिन आज देखते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। तो आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। हाँ, यस यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। आज हमें बेटा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी करना है, डिसऑर्डर्स पढ़ने इस चैप्टर के, और PYQs करने हैं। हो सकता है बच्चों कि आज हम अगले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दें, विच इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। अगर इंट्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, हम अगली क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, बट आज ये वाला चैप्टर तो फॉर श्योर फिनिश होने वाला है, ठीक है। थैंक यू भैया। चलो बहुत सही बहुत सही बहुत सही, शानदार, एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ मैं स्लो बोल रही हूँ, अभी तक मैं स्लो बोल रही हूँ, मैं तेज पता है? हाँ मैं धीरे धीरे बोलूंगी, मैं धीरे धीरे बोलूंगी, ठीक है। बेटा सुनो मेरी बात, हमने पिछली क्लास में बेटा क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पोर्टल सर्कुलेशंस के बारे में, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डबल सर्कुलेशन के बारे में, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ब्लड वेजल्स के बारे में। मैंने तुम्हारे डाउट्स भी लिए थे, और एक बेटा मैंने आपसे कहा था ना DPP नंबर 5 जो था, मैंने पिछले जो लेक्चर उसमें एक मैसेज पिन करवाया था, आप लोगों ने देख लिया था ना। वो गलती से बेटा मैंने वेंट्रिकल्स की जगह एट्रिया पढ़ लिया था, तो मैंने गलत मार्क गलत कर दिया है आंसर को। आप लोगों ने वो पढ़ लिया है ना बच्चों? DPP नंबर 5 का क्वेश्चन था, DPP नंबर 5 का कोई क्वेश्चन नंबर था, ये आप ही लोगों के मैसेज में मेरे को पता चला। कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा, रीड कुछ और कर लेते हैं पर बच्चों से ही पता चल जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग के कमेंट्स क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली रीड करती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों ने कुछ बताया कि मैम यहाँ पे ना गलती से मिस्टेक हो गई है या ये वो, ठीक है। आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। जो लास्ट लेक्चर था ना मेरा, लास्ट लेक्चर में एक कमेंट मैंने पिन कराया हुआ है,
एक कमेंट मैंने पिन कराया हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर, वीडियो सॉल्यूशन में मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता देती हूँ कौन सा क्वेश्चन में, अरे इन भाई साहब ने वो क्वेश्चन हटा दिया है बच्चों। मेरे को कोई क्वेश्चन बता सकता है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? देख लिया ना, उसमें लिखा हुआ है बेटा 5 का कोई तो एक क्वेश्चन नंबर था, मैं बता देती हूँ, रुको क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर ही बता देती हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देख लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो कई बार बच्चे खुद भी बेटा सही आंसर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हमसे भी हो जाता है बेटा, ठीक है। चलो पहले पिछली क्लास का एक बार रिवीजन करें बच्चों। आर वी गाइस रेडी? यस एवरीबॉडी। क्या हम लोग रिवाइज करें बेटा? समाप्ति एक्सप्रेस थोड़ी सी स्लो चलेगी, समाप्ति एक्सप्रेस पर चलेगी जरूर। हमने पिछली क्लास में बेटा पोर्टल सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ा और हमने कहा था पोर्टल सर्कुलेशंस कुछ ऐसे स्पेशल कनेक्शंस होते हैं जो दो ऑर्गन के बीच का कनेक्शन होते हैं। हालांकि जब हम बेटा आर्टरी और वेन डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं आर्टरी आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन आर दी ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये आर्टरी और वेन की एक सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये कहलाती है। इसके अलावा आपने आर्टरी और वेन में बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े हैं, पर आप यूजुअली ऐसे बोलते हैं आर्टरी और वेन है, आर्टरी वेन के बीच में कैपिलरी है। बट कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की एक ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में भी एक स्पेशल कनेक्शन होता है जिसका हमेशा कोई ना कोई कारण होता है बच्चों। ऐसे वो हमें ऐसे नहीं है कि अपने मन से ही प्रेजेंट है। जैसे कि बेटा हमने पोर्टल सर्कुलेशन में क्या पढ़ा? हमने पोर्टल सर्कुलेशन में बेटा हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ा था और हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ा था। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। हेपेटिक टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है लिवर से रिलेटेड है। हाइपोफाइशियल से बेटा मतलब है रिलेटेड कि हम हाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। जब मैंने आपको हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बताया बच्चों, तो हमने कहा था कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, बेसिकली आप कोई भी ऑर्गन ले लो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का एक स्पेशल कनेक्शन है जिसे हम हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन कह रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अमोनिया बनने लगता है। और यहाँ पे जब आप ऑफकोर्स फूड की डाइजेशन करते हैं, फूड की एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से बेटा क्या होता है, आप अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब अमोनिया आपके, अभी आप अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन, वहां आप यही तो देखेंगे बेटा कि हमारी बॉडी में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी में बनते हैं, पर हर एनिमल में बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अलग अलग होता है। किसी में अमोनिया होता है, किसी में यूरिया होता है, किसी में यूरिक एसिड होता है। डिपेंडिंग अपॉन की उनकी बेटा सिचुएशन क्या है, वो उस प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट आउट करते हैं। अब हम जिस प्रकार के एनिमल है बेटा, हम यूरिया एलिमिनेट आउट करते हैं, आगे आप देखोगे। हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है, पर हम बेटा अमोनिया एलिमिनेट नहीं करते हैं। हमारी यूरिन में अमोनिया को एलिमिनेट नहीं करते क्योंकि हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बेटा, बहुत ज्यादा, ठीक है। स्पैमर्स से थोड़ा सा कम टॉक्सिक है, बट टॉक्सिक है, ठीक है। अभी अमोनिया वाला ब्लड हम क्या करते हैं, सीधे हार्ट में नहीं भेजते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, पहले हम इसे लिवर में लेके जाते हैं। तो जिस वेन के थ्रू लेके जाते हैं उस वेन को बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन, और इसीलिए इसका नाम है पोर्टल। पोर्ट कर देना, पोर्ट कर देना, पोर्ट कर देना का मतलब होता है डंप कर देना। हेपेटिक पोर्टल वेन इस अमोनिया रिच ब्लड को बेटा पोर्ट कर देता है लिवर। बेटा लिवर को ना हम बेटा वो होते हैं ना जिन लोगों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो लिवर उन लोगों की तरह है, लिवर उस ऑर्गन की तरह है जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और पता है हमें लगता है हमारी बॉडी में हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किडनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है पता नहीं है, ठीक है। लिवर को ऐसे इग्नोर करते हैं, पर लिवर एक इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बच्चों, ये तब समझ में आ जाता है। किसी चीज की कीमत तब समझ में आती है जब वो चला जाता है, जब तक हमारे पास नहीं होता तब भी होती है, जब मिल जाता है तो हम उसको वैल्यू करना बंद कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लिवर के साथ में भी यही सीन है, इसको हम इग्नोर करते हैं, पर ये आपके बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो जितनी गंद तुम खा रहे हो ना बेटा, जितनी गंद बॉडी में बन रही है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है लिवर का। लिवर इसी बोलता है ठीक है भाई तेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे को दे दे इस अमोनिया को, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि हमें यूरिया से उतना डर नहीं है जितना हमें अमोनिया से डर है। और इसे बेटा कन्वर्ट करने के लिए आप चलाते हैं जिस साइकिल को, उसे बोला जाता है यूरिया साइकिल।
या बोला जाता है क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, ठीक है, या ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है। जैसे ही आपका अमोनिया से यूरिया बन जाता है, अब बेटा ये आपके लिए उतना खतरनाक नहीं है। फिर लिवर से बेटा आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो आपके दिल को, और यहाँ पे जो वेन होती है उससे बोलते हैं हेपेटिक वेन। बस आप एक गलती मत करना बच्चों, यस श्रेया बेटा मैं धीरे ही बोलूंगी, मैं अभी धीरे ही बोल रही हूँ, ठीक है। आप लिवर से बेटा क्या करते हैं, आपके हार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं हेपेटिक वेन से, और आप स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर को कनेक्ट कर रहे हैं बेटा हेपेटिक पोर्टल वेन से। एक बच्चे का बहुत अच्छा डाउट आया था, मैंने अभी अभी डाउट्स लिए थे आपकी क्लास के, तो मेरे को एक बच्चे का ना बहुत अच्छा डाउट आया, बच्चे का बहुत अच्छा डाउट मेरे को आया नहीं था, बच्चे का एक बहुत अच्छा डाउट था। तो उस बच्चे ने पूछा था, बच्चा अपना नाम जानता होगा, मैं नाम तो भूल गई बहुत सारे डाउट से। तो बच्चे ने पूछा था कि मैम आप कह रहे हैं कि अमोनिया से हमने यूरिया बना दिया, तो क्या मैम यूरिया हमारे लिए टॉक्सिक, आप यूरिया को तो सीधे हार्ट में भेज रहे हो, तो क्या यूरिया टॉक्सिक नहीं है मैम? एब्सोल्युटली बेटा, यूरिया भी टॉक्सिक है, लेकिन यूरिया इतना टॉक्सिक नहीं है कि उसको आप अपने ब्लड में ना रख सको। देखो ऑफ कोर्स आप यूरिया ब्लड में रखते नहीं हो, अल्टीमेटली हार्ट से आप किडनी के पास लेके जाते हो और किडनी उसको फिल्टर आउट करती है, और किडनी से आप अल्टीमेटली जब बेटा यूरिन बनता है ना तो वो छन जाता है और यूरिया आपकी यूरिन से बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ब्लड में बिल्कुल भी यूरिया नहीं है, यूरिया है लेकिन बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में है, और जिसको जो आपके यहां से जा रहे हैं ना बेटा, वो कॉन्सेंट्रेशन भी आपको अभी इंपैक्ट नहीं करती। आपको तकलीफ कब होती है बच्चों? आपको तकलीफ तब होती है जब ये यूरिया आपके ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाए। अभी एक्यूमुलेट थोड़ी हो रहा है, अल्टीमेटली तो दिल से बेटा कहां लेके जा रहे हो? किडनी, किडनी से अल्टीमेटली एलिमिनेट आउट कर दे रहे हो। डन 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 एवरीबॉडी। यस बेटा, दूसरा हमने पढ़ा था हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। मैंने आपसे कहा था मेरे बच्चे, क्या कहा था मेरे बच्चे, कि हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में भी एक कनेक्शन होता है, क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, बाकी कुछ कंट्रोल करता है, और बेटा आपका हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी को ही हम प्यार से क्या बुलाते हैं? हाइपोफाइसिस। तो आप बेटा लास्ट जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर दिया हुआ है उसमें ये बताया हुआ है कि भैया हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी को कंट्रोल करना है। पिट्यूटरी में बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसकी मैंने अभी बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ बात की थी एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में एक स्पेशल बेटा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स है जो एंटीरियर पिट्यूटरी और आपके हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है, और इस ब्लड वेजल का नाम आपने लिखा था हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। तो ये पोर्टल वेन जो है ये किसका ब्लड, कहां से ब्लड को कहां पोर्ट कर रही है? हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को पोर्ट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं उसको पिट्यूटरी को अगर इंस्ट्रक्शन देना है तो उसको उसके पास तो जाना पड़ेगा ना। तो उसके पास किसके मदद से जा रही है बच्चों? उसके पास जा रही है इसी हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन की मदद से। इसी हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन की मदद से आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास जा रहे हैं और उनसे काम करते हैं। ये बेटा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम का सिग्निफिकेंस है, वो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस था। मैंने आपको कोरोनरी सर्कुलेशन भी बताया था। कोरोनरी सर्कुलेशन तो बेटा आंखें बंद करो और मेरे साथ रिवाइज करो, कोरोनरी सर्कुलेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। कोरोनरी सर्कुलेशन बेटा किसके सर्कुलेशन को बोलते थे? हमारे हार्ट के सर्कुलेशन को। जैसे कि हार्ट पूरी बॉडी को बेटा ब्लड पंप करता है, हार्ट को खुद को भी तो ब्लड चाहिए। अब बेटा पूरे बॉडी को ब्लड देने वाला एक ही तो है, ब्लड देने वाला मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने वाला आयोटा ही है। आयोटा की ब्रांच क्या होगी बेटा? आर्टरी होगी। तो आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। आयोटा की ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट में दे देती है, आपके हार्ट मसल्स उसको यूज कर लेते हैं। फिर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से बना वो कोरोनरी वेन से बेटा कैरी करके आप कहां लेके जाते हैं? उसे कोरोनरी साइनस में। कोरोनरी साइनस क्या होता है? कोरोनरी साइनस एक कैविटी होती है जो आपके राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। बहुत सिंपल सा बेटा फंडा था, बहुत सिंपल सा। तो आपके आयोटा की ब्रांच कोरोनरी आर्टरी, आयोटा में जैसा ब्लड होगा कोरोनरी आर्टरी में भी तो वैसा ही ब्लड होगा। एक बच्ची ने डाउट पूछा था, बहुत गलत डाउट लिखा हुआ था उसने बिल्कुल उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था। कोरोनरी आर्टरी में उसने लिखा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं बेटा, आयोटा में जो ब्लड है वही कोरोनरी आर्टरी में है और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को मिल रहा है। हार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड है कोरोनरी वेन से कैरी हो रहा है। कोरोनरी वेन बेटा अल्टीमेटली कोरोनरी साइनस में डंप कर रहा है। कोरोनरी साइनस कहाँ ओपन होती है? आपके राइट एट्रियम में, जहां सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही डंप कर रहे हो। दैट्स इट, डन 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 डन। ठीक है,
आर्टरी और वेन के बीच के डिफरेंसेस को बेटा एक बारी फटाफट से रिवाइज करो। आर्टरी भी एक ब्लड वेजल है, वेन भी एक ब्लड वेजल है, दोनों का सेक्शन बनाया था। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से कुछ बनी हुई थी, आपने ऐसे ही लिखा होगा। ट्यूनिका मीडिया बेटा किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से बनी होती है। ट्यूनिका इंटरना किससे बनी होती है? उसमें आपने अंदर की तरफ एंडोथीलियम बनाया होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बनाया होगा। अगर मैं एक आर्टरी के वॉल को वेन के वॉल से कंपेयर करूं तो आर्टरी का वॉल ज्यादा थिक होता है। आर्टरी का वॉल ज्यादा थिक इसलिए होता है क्योंकि उसकी ट्यूनिका मीडिया जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली वेन के ज्यादा थिक होते हैं। ओवरऑल थिक हो गया। आर्टरी के अंदर बेटा कोई भी ब्लड वेसल के अंदर क्या है? आपने सेक्शन किया है तो आपको उसके अंदर पाइप के अंदर की खाली स्पेस तो देख पा रहे हो ना। तो आर्टरी के अंदर का जो ये खाली स्पेस है जिसे आप ल्यूमन बोलते हो बच्चों, ये ल्यूमन क्या होता है? ये ल्यूमन आर्टरी का छोटू सा होता है, वेन का थोड़ा चौड़ा होता है। आर्टरी के अंदर आपकी वेल्व्स नहीं होती है, वेन के अंदर आपके पास वेल्व्स होती है। आर्टरीज हमेशा अंडर हाई प्रेशर होते हैं, वेन्स हमेशा अंडर लो प्रेशर होते हैं। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज जो होती है डीपली लोकेटेड होती है, डीपली सीटेड का मतलब था बॉडी के अंदर डीप में होती है। वेन्स जो होती है सुपरफिशियल होती है। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये सारे बेटा पॉइंट्स आपने पढ़े, ठीक है। कैपिलरी में ना ट्यूनिका एक्सटर्ना ट्यूनिका मीडिया ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बोलते हो। कैपिलरी बहुत ही पतली पतली होती है, बहुत ही थिन वॉल्ड होती है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, एंडोथेलियम होता है, क्योंकि वहां से ब्लड का फिल्टरेशन होना होता है और इसकी वजह से वो लेयर पतली होनी चाहिए। दैट्स इट, डन 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 डन। बेटा रिवीजन हो गया एवरीबॉडी? यस यस एवरीबॉडी। एक बारी मेरे को बेटा थम्स अप दे दो। अब हम बेटा क्या करेंगे? थम्स अप नहीं, दिल बना दो, दिल। और आज हम बेटा क्या करेंगे? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी से शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम दो ही टॉपिक बचे हैं, फटाफट से इसे करते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हेडिंग डालो। पहले तो आप मेरे को कमेंट्स में एक आंसर देके बताओ, हमारा दिल जो है वो न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है? न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है? यस, बढ़िया। हार्ट हमारा न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है? बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे मेरे अर्जुनाज, तुम भी धीरे धीरे काफी बड़े होते जाओगे, ठीक है। सेशन के एंड तक आते आते तुम भी 12वीं कक्षा में आने वाले होते हो गई। हर साल अर्जुना को पढ़ाते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर अर्जुनास को पढ़ाते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर अर्जुनास को पढ़ाते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब होता है बच्चों कि हमारे हार्ट में किसी एक्सटर्नल इंपल्स की जरूरत नहीं पड़ती है इंपल्स जनरेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बेटा ऐसे नोड होता है और ऐसे नोड हमारा ऑटो रिदमिक, मतलब कि ऐसे नोड खुद से बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तभी तो हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। लेकिन एक क्वेश्चन भी पूछा था किसी बच्चे ने, मैंने उसको आंसर भी किया कि बेटा आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन बेटा ठीक है, आपका हार्ट रेट इनिशिएट हो रहा है आपके ऐसे नोड की मदद से, और आपका हार्ट रेट जो होता है आप बोलते हो 72 बीट्स पर मिनट, क्योंकि आपने ऐसे नोड की तरफ से बेटा देखा कि ऐसे नोड जो होता है वो 70 से 75 टाइम्स बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। जितनी बार जनरेट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग बेटा पर यूनिट टाइम जितना जनरेट करता है वो आपकी हार्ट रेट हो जाती है, राइट। बट बेटा आप ही का एक क्वेश्चन भी आया हुआ था और आपने नॉर्मली ऑब्जर्व भी किया होगा कि यार हमारी हार्ट रेट कभी बढ़ी हुई रहती है, हमारी हार्ट रेट कभी घटी हुई भी रहती है। तो मैम अगर हमारी हार्ट रेट ऐसे नोड से 72 टाइम्स पर मिनट है तो फिर हार्ट रेट बढ़ती और घटती क्यों है? ये क्वेश्चन का आंसर क्या है कि why our heart rate increases at times and decreases at time and what is responsible for that, इसी को हम बोलते हैं रेगुलेशन। बेटा देखो, इनिशिएट करने के लिए तुम्हें किसी की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारे को दिमाग की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, किसी नर्वस सिस्टम के पार्ट की जरूरत नहीं है हार्ट रेट को इनिशिएट करने के लिए। बट हार्ट रेट को बढ़ाना, हार्ट रेट को घटाना, ये तुम्हारे नर्वस कंट्रोल में है, ये तुम्हारे हार्मोनल कंट्रोल में भी है, ठीक है। ये तुम्हारे नर्वस कंट्रोल में भी है, ये तुम्हारे हार्मोनल कंट्रोल में भी है। इसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अगर तुम्हें याद आ रहा हो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें नर्वस सिस्टम का एक क्लासिफिकेशन बताया था, एक बार उसको वापस से देखो। आपका नर्वस सिस्टम बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बेटा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास ब्रेन होता है, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड होता है।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। मैंने आपको ये बताया था कि अगली क्लास में बेटा ये जरूरी होगा। आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका हार्ट इनवॉलेंट्री तो है ना बेटा। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके दो हिस्से होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैं आज इसी नर्वस सिस्टम की आपको बात भी बताऊंगी, ठीक है। आज मैं इसी नर्वस सिस्टम की बात भी बताऊंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में पहले आप लिखो नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल रेगुलेशन या नर्वस रेगुलेशन। आपकी एनसीईआरटी में वैसे नर्वस रेगुलेशन ही ज्यादा अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। बाकी कोई बहुत अच्छे रेगुलेशन बताया नहीं है, सिर्फ नर्वस रेगुलेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसके लिए एक छोटा सा बेटा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा बेटा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये बनाते हैं हम किसी भी व्यक्ति का दिमाग जैसे है, ये हमने बना लिया उस किसी भी व्यक्ति का हार्ट। हार्ट को हमें इतना कोई बहुत बेटा वैसा कुछ नहीं बनाना है, बस ऐसे नोट दिखाना है। यहां ये हमने बना लिया हमारा SA नोड, ठीक है। ये हमारा हो गया SA नोड, दिस इज SA नोड। ये हो गया ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन में बेटा एक पार्ट होता है, सपोज आप ऐसे इमेजिन कर लो, अभी मैं डॉट करके बना रही हूँ सिर्फ इमेजिन करने के लिए, जिसे हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। ये नाम तो सबने सुना है ना, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नाम सबने सुना है क्या? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हमने कहीं ना कहीं ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नाम यूज किया था। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी कहीं ना कहीं हमने मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का यूज किया था वर्ड। बेटा याद आ रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर थे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर तुम्हारे पॉन्स में प्रेजेंट था, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेन ब्रीदिंग के रिदम को कंट्रोल करता है वो तुम्हारे बेटा मेड्यूला में प्रेजेंट था, याद आ रहा है, राइट। और आप डिटेल में तो वैसे पढ़ोगे बेटा कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तुम्हारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है, राइट। हाइंड ब्रेन का बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है, ठीक है। 100% बनाना है बच्चों, ठीक है, 100% बनाना है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तुम्हारे ब्रेन का ही एक हिस्सा होता है, मैं लिख दे रही हूं हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है, यहीं से एक्चुअल में कंट्रोल होता है। अब देखो यार, एक मेरी बात समझने की कोशिश करना, एक मेरी बात समझने की कोशिश करना, आंसर देना बेटा। रट्टाफिकेशन, रट्टू तोता नहीं बनना है, ठीक है। हमारे पास टाइम है, हम आपको समझा सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझने पे बेटा फोकस करना है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे नर्वस सिस्टम का डिवीजन तो कर दिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि सेंट्रल है यार, सेंट्रल मतलब तुम्हारा दिमाग, और दिमाग से कनेक्टेड है तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड, ये तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और फिर क्या है तुम्हारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं एक डायग्राम बना रही हूं अभी साइड में ना, वो तुम बनाना मत, मैं तुम्हें बस बताने की कोशिश कर रही हूं, एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। समझो बेटा, ये तुम्हारा ब्रेन है, ये तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड है, यही तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ ऐसी न्यूरॉन्स निकली है, नर्व्स निकले हैं, यही तो बेटा किसका पार्ट है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, साइड्स। इमेजिन कर पा रहे हो, ये तुम्हारी इमेजिनेशन के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। साइड से जो नर्व्स निकली है बेटा, ये किसका पार्ट है, ये तुम्हारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये तुम्हारी क्या होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहाँ साइड से जो न्यूरॉन्स निकली है बेटा, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। मेरे को एक बात बताओ बेटा, न्यूरॉन्स या नर्व्स ही तो तुम्हारी चीजों को कंट्रोल कर रही है, अगर कर भी रही है तो, है ना। सपोज मैंने हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाया और मैंने हाथ हटाया, ऑफकोर्स वो न्यूरॉन की मदद से हो रहा है, पर इंफॉर्मेशन बेटा आती या जाती कहां है, क्या तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही डायरेक्टली? तो बेटा प्रोसेसिंग तो किसी भी चीज की बेटा तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होनी चाहिए, हाँ कि ना, हाँ कि ना बच्चों। लॉजिकली सोच के देखो ना, अगर मैं बोल रही हूं कि अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी जो हार्ट रेट है ना, उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ना, बढ़ाएगा या घटाएगा। बट अल्टीमेटली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, वो इंफॉर्मेशन को लेके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही तो जाएगा। तुम्हारे ब्रेन को बोला जाता है प्रोसेसिंग यूनिट। अगर ब्रेन गॉन तो गॉन, ब्रेन डेड मींस गॉन, राइट। मेरी बात समझ रहे हो? भले ही न्यूरॉन्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चीजों को कंट्रोल कर रही है, कोई वॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, कोई इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे मास्टर तो तुम्हारा यही है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन ही बेटा अल्टीमेटली, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस यस एवरीबॉडी, राइट। ये बताने का कारण बच्चों पता है क्या था कि यार देखो, कंट्रोल सारी चीजें तुम्हारी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ही सेंटर होता है,
ठीक है, तुम्हारी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ही सेंटर्स होते हैं जो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए या हार्ट रेट को घटाने के काम में आते हैं। बट ये है कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा किस नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करवाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो तुम्हारे ब्रेन का पार्ट है, उसी में बेटा हार्ट रेट को बढ़ाने के या हार्ट रेट को घटाने के सेंटर्स होते हैं, लेकिन वो काम मेड्यूला तो किसी से काम करवाएगा ना बेटा, तो वो अपने से जो न्यूरॉन से काम करवा रहा है वो कौन से नर्वस सिस्टम से काम करवा रहा है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से करवा रहा है। मैं वापस से उन बच्चों को समझा रही हूं जिनको ये बेसिक्स नहीं पता है। भाई ब्रेन का एक पार्ट है, अब ब्रेन बेटा यहां चल के थोड़ी जाएगा काम करवाने के लिए। मेरे को एक सिंपल सी भाषा में ना, बहुत ही बेटा एक बहुत ही ऐसे वाले भाषा में समझा रही हूं, बेसिक भाषा में। दिमाग को तुम्हारे हार्ट रेट को बढ़ाना है तो दिमाग खुद चल के जाएगा। ओके लेट मी वॉक। दिमाग यहां वॉक करते हुए आया, वॉक करते हुए ऐसे नोड को बोला एक्सक्यूज मी प्लीज हार्ट रेट को बढ़ाइए, ऐसा तो नहीं करेगा ना बेटा, दिमाग थोड़ी चल के आएगा भाई यहां तक। तो दिमाग बेटा दिमाग क्या करेगा भैया, उससे कनेक्टेड है पूरा नर्वस सिस्टम, उससे कनेक्टेड है पूरे न्यूरॉन्स, तुम्हारे बॉडी के नर्व्स कनेक्टेड है, तो बेटा उस नर्व्स के थ्रू वो काम करवाएगा ना भाई, वो खुद थोड़ी चल के आएगा एक्सक्यूज मी कर दो मेरा काम। उसके पास नर्व्स है भैया, तो वो ऑफ कोर्स जिस नर्व्स की मदद से काम करवा रहा है या जिस पार्ट से काम करवा रहा है वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यस एवरीबॉडी, अब समझ में आई बात। ये मैं बहुत ही ना बेसिक लेवल से बता रही हूं, मैं समझती हूँ कि हो सकता है नहीं समझ में आए, बट नॉट अ बिग डील, इट्स ओके। हम आपको इतने ही बेसिक से बताएंगे कि आपको इससे लगे ना, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहे हाँ किसी का हो सकता है बेटा, देखो किसी का तो यहां से चल के आएगा और किसी का यहां से चल के आएगा, यहां से ऊपर को चल के आएगा, ठीक है। चलो मैं ये सारी बातें लिख दूंगी, बेसिकली मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में सेंटर होते हैं जिससे नर्व्स कनेक्टेड है, तो मैं नर्व्स को बेटा इन कलर से दिखा रही हूं, ठीक है। और ये आपके हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं या फिर हार्ट रेट को घटा सकते हैं, ठीक है। रेगुलेशन में हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं या हार्ट रेट को घटा सकते हैं, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में मैं एक बात यहां पे लिखूंगी, इट हैज centers to increase or decrease the heart rate via autonomic nervous system। ANS का मतलब क्या है, वाया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कह रहा है कि मेरे पास हार्ट रेट को बढ़ाने के और घटाने के सेंटर्स है, और वो किसके थ्रू काम करवाएंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करवाएंगे, जिसका कि मैंने आपको कहा कि वो उसके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। यही बेटा सवाल पूछा जाता है। मैं समझा तो तुम्हें बेसिक से रही हूं, बट क्वेश्चन तो बेटा सिंपल सी आते हैं, सिंपैथेटिक। जब बेटा आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करवाता है, एसएनएस का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब पहले आप इसे लिखो फिर बेटा आप करो, ठीक है। पहले आप इसे लिखो फिर मैं आपको समझाती हूं। When sympathetic nervous system acts on SA node, it releases एपिनेफ्रिन, जिसको कि और हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको और हम बोलते हैं एड्रीनलिन, एंड नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जिसको हम बोलते हैं नॉर एड्रीनलिन। on SA node, increase heart rate
इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब यहां पे लिखो, अब यहां पे लिखो, this is parasympathetic nervous system. When parasympathetic nervous system acts on SA node, it releases acetylcholine on SA node, decrease heart rate. पहले आप इससे लिखो फिर मैं आपको समझा रही हूं। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, पहले आप इससे लिखो फिर मैं आपको समझा रही हूं। ठीक है बच्चा पार्टी, पहले आप इससे नोट करो बच्चों, मैं अभी आपको समझा रही हूं बच्चों, मैं अभी आपको समझा रही हूं, आप पहले नोट कर लो, मैंने बोला तो ना। यस शानवी कह रही है मैम व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर टुडे लेस एनर्जेटिक। बेटा माय थ्रोट इज नॉट वेल एंड माय तबीयत इज लिटिल अनवेल, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू स्पीक लिटिल लेस लाउडली। बस लाउडनेस कम है, एनर्जी तो वही है बेटा, है ना, एनर्जी तो वही है, बढ़िया एनर्जी है यार। ठीक है आप नोट करो। डन 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 एवरीबॉडी, यस मैम PSNS होगा ना, अरे कोई नहीं बेटा कोई नहीं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, कोई नहीं, अगर आपको PSNS से समझ में आ रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मैं आपको समझाती हूँ बेटा, मैं ना इसके सेंटर पे आना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि आप लिख रहे हो ना, तो मैं आ जाऊंगी सेंटर पे, फिर आप लिख नहीं पाओगे, उससे अच्छा आप इससे पहले नोट कर लो फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है ठीक है, आप पहले नोट कर लो फिर मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि जब मैं सेंटर पे आऊं ना तो फिर आपको दिक्कत ना हो। तब तक मैं साइड में खड़े होकर ना आपसे एक दो सवाल पूछती हूँ। बेटा आपने एड्रीनल ग्लैंड का नाम सुना है? एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड के वर्ड को बेटा एक बार तोड़ के देखो और इसकी पोजीशन मुझे बताओ। एड का मतलब क्या होता है? एड का मतलब होता है बच्चा अबव, और रीनल का क्या मतलब होता है? रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल टर्म किडनी के लिए यूज करते हैं। तो आप बॉटनी में मतलब सॉरी बायो में ना बेटा वर्ड्स को तोड़ के अगर देखोगे तो आपको यूजुअली मतलब समझ में आ जाएगा मोस्टली। ठीक है, तो ऐसे ग्लैंड जो बेटा रीनल मतलब किडनी के ऊपर होते हैं उसे बेटा क्या बोलते हैं? एड्रीनल, अबव द किडनी एड्रीनल ग्लैंड। तो बेटा एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन तुमने कुछ कुछ तो सुने होंगे ना, आपने इन हार्मोन्स के नाम सुने जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं? एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। रीनल एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन एड्रीनलिन, नाम से ही तो समझ में आ रहा है। और एड्रीनलिन को बेटा हम प्यार से एपिनेफ्रिन बुलाते हैं, नॉर एड्रीनलिन को हम प्यार से नॉर एपिनेफ्रिन बुलाते हैं। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आती है, आपने ये शायद सुना होगा, राइट? तो अबव द किडनी एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, और ये मैम दो हार्मोन्स बनाता है, एड्रीनलिन जिसे हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं एंड नॉर एड्रीनलिन जिसे हम बिल्कुल सही, वेरी वेरी नाइस, 10th में पढ़ा है। देखो एक सच बात बताऊं, ये वाला हार्मोन सबको पता होता है, 10वीं कक्षा में जिसका ये डिलीटेड भी होगा ना उसको भी ये पता होगा, क्योंकि मुझे भी ये हार्मोन ना बड़ी अच्छे से याद होता था, मुझे कुछ याद हो या ना हो पर मुझे ये पता था मैम ये 3F रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इमरजेंसी हार्मोन है। जब हमारी कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो उस केस में मैम हमारी ये इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे तुम्हारा नीट एग्जाम आएगा और बेटा तुम फियर, फाइट और फ्लाइट, पहले तो डर लगेगा, फियर, फिर हम उससे लड़ेंगे, ठीक है, फिर हम भागेंगे। मतलब मैं नीट एग्जाम से नहीं बोल रही, समझो बेटा, वैसे तो सपोलो के सामने सपोले आ जाए तो फिर उनको क्या ही डर लगेगा, बट इमेजिन करो फॉर द टाइमिंग कि तुम सपोले नहीं हो और तुम्हारे सामने रियल वाला सपोला आ जाए तो बेटा कैसे मौत आने लगेगी? पहले तुम्हें क्या लगेगा? फियर, पहले तुम्हें डर लगेगा, फियर, फिर तुम सोचोगे अब यहां से भग लेता हूं वरना तो बैंड बज जाएगी, फिर होगा फिर तुम्हें
फियर के बाद तुम फाइट करने की कोशिश करोगे, फिर तुम्हें बेटा ध्यान आएगा कि तुम इससे फाइट नहीं कर सकते। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फ्लाइट मतलब बस वहां से निकल लेना, ठीक है। इसे 3F रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो तुम्हारे इमरजेंसी हार्मोन, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। इसके सारे फंक्शन ना तुम्हें पता होंगे क्योंकि तुम प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हो। सांप आ गया तो क्या करोगे बेटा, डर लग रहा है, पसीने छूट रहे हैं, सांस बेटा एकदम तेज हो रही है, ठीक है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, आंखें फटी की फटी रह जाती है, प्यूपिल डायलेशन, मतलब ये सारे ना इमरजेंसी हार्मोन के काम है, ठीक है। एक बात तो तुम्हें ये समझ में आई, ठीक है। ये नीट एग्जाम में भी बेटा जब आने वाला होता है ना करीब, अभी तुम्हें लगता है बहुत दूर है, अभी तो यार अभी तो हम अर्जुना के स्टूडेंट है, अभी तो हम अर्जुना में से फिर लक्ष्य में जाएंगे, फिर लक्ष्य का पूरा साल है, और ये साल देखते देखते बेटा निकल जाएगा और तुम्हारा भी बेटा 3F रिस्पॉन्स का टाइम आ जाएगा, ठीक है। बट तुम्हें उसमें डरने वाली बात नहीं होगी अगर पढ़ाई करोगे। कहने का मतलब ये है कि तुमने ये हार्मोन्स वर्ड सुना है। अब बेटा देखो, जैसे ग्लैंड से ना हार्मोन रिलीज होते हैं, वैसे न्यूरॉन्स भी तो बेटा कम्युनिकेट करते हैं ना, न्यूरॉन्स भी तो बेटा कम्युनिकेट करते हैं। एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे बेटा, आप मेरे को एक बार बताओ, आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, फिर मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मुझे भी पता चलना चाहिए तुम्हें कितना आता है। जैसे ग्लैंड बेटा क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, है ना, हार्मोन रिलीज करते हैं। हाँ, लेट्स एंजॉय, एग्जैक्टली जैसे एक बच्चे ने कहा लेट्स एंजॉय द प्रोसेस, लेट्स लर्न इन द प्रोसेस, एग्जैक्टली यही आपका मोटो होना चाहिए। बेटा तुम्हारी क्लास के एक बच्चे ने कमेंट डाउट में पूछा हुआ था कितने साल में डॉक्टर बन जाएंगे, ये कोई सवाल है बेटा, कितने साल में डॉक्टर बन जाएंगे? डॉक्टर कोई वो है हलवा बन रहा है, हलवा है कि कितने टाइम में बन जाएगा, जल्दी से खा लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा घी डाल देता हूँ मस्त बनेगा। इट्स नॉट हलवा बेटा, इट विल टेक टाइम। साइनैप्स, आप कह रहे हैं साइनैप्स नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर, मैं वर्ड सुनना चाह रही थी, न्यूरोट्रांसमीटर। अब बेटा मैं एक चीज बना रही हूं जो आपको नहीं बनाना है, देखो मुझे थोड़ा बेसिक्स आपको बताना पड़ेगा बिकॉज आपको नहीं पता है बेसिक्स। जब बेटा आपने ना ये बनाना नहीं है किसी को, ये हम आगे फ्यूचर में बनाएंगे। आपने बेटा एक न्यूरॉन की शक्ल, आप सबको न्यूरॉन कैसा दिखता है सबको पता होगा, एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं और सेल बॉडी होते हैं, बचपन से ये डायग्राम बनाते आ रहे हैं। जब एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो बेटा किसके फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं? न्यूरॉन तो बेटा बतिया नहीं सकते ना एक दूसरे के साथ में, बातें तो नहीं कर सकते हैं, तो वो बेटा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कुछ केमिकल्स को रिलीज करके, जिन केमिकल्स को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। मैं ये एक नोट डाल के लिखवा दूंगी आप लोग को, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर जो इस न्यूरॉन के ना यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये केमिकल जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैं ये लिखवाऊंगी तो अभी नोट मत करना, बिल्कुल होड़ में मत रहो कि लिखते रहना है, सारा कुछ छूट जाएगा। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो का मतलब ही समझ में आ रहा है ना बेटा, न्यूरो का मतलब ही है, न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन से रिलीज होने वाला, ट्रांसमीटर मतलब जो ट्रांसमिशन करता है। पहले मेरे को एक करके बेटा चीजें बताओ कि यहां तक कोई दुखद समस्या कि तुम्हें ये ना पता चला हो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन के एंड में, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो कम्युनिकेट करता है, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से करता है। अब हार्मोन तो बेटा तुमने बहुत सारे सुने हैं, जैसे एपिनेफ्रिन ही तुमने बोल दिया, नॉर एपिनेफ्रिन बोल दिया, तुमने पिट्यूटरी के कितने सारे हार्मोन सुने होंगे, ऑक्सीटोसिन नाम सुना होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन नाम सुना होगा, तुमने ईस्ट्रोजन नाम सुना होगा, ये सारे हार्मोन्स के नाम है। वैसे ही बेटा बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके नाम तुमने शायद नहीं सुने हैं, कम सुने हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, जैसे कि गाबा, जैसे कि हमने लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन की बेटा खास बात यह है कि ये हार्मोन्स भी होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं, ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं और ये आपके हार्मोन्स भी हैं, ये इनकी खास बात है कि दोनों कैटेगरी में। तो जैसे आपको बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम नहीं पता है क्योंकि आपको अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी है, अब बेटा यहां से जरूरत पड़ रही है तो धीरे धीरे आप नाम सुनते रहोगे, ठीक है। डोपामीन आपने सुना है, बिल्कुल सही, डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम सुना है। डोपामीन, डोपामीन हैप्पी फील कराता है, जिसके न्यूरॉन्स नेचुरली बेटा डोपामीन रिलीज करते हैं ना, डोपा से आपको डोपा अच्छा फील होता है, हैप्पी फील होता है, हैप्पी, ठीक है। एनीवे बेटा, तो वापस से टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, टॉपिक पे आते हैं कि आपका जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, जो ब्रेन का एक हिस्सा है, वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी काम करवा रहा है, वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी काम करवा रहा है, और दोनों से जब काम करवाता है वो, तो वो आपके हार्ट रेट को बढ़ा सकता है या आपके हार्ट रेट को घटा सकता है। तो बेटा किसके थ्रू काम कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वो काम करवा रहा है, जिससे बेटा आपको कैसा फील होगा?
जैसा आपको कैसा फील नहीं होगा, मैं कमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा। अब बेटा आपको अगर बढ़ाना है, चाहे आपको हार्ट रेट घटाना है, आपको वो कंट्रोल किससे करना पड़ेगा? ऐसे नोट से करना पड़ेगा। यस एवरीबॉडी, ऐसे नोट से करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कंट्रोल तो तुम्हारे ऐसे नोट के पास ही है ना, पावर तो तुम्हारे ऐसे नोट के पास ही है, वही ऑटो एक्साइटेबल है। तो यार उसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हार्ट रेट बढ़ा दे, या उसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो हार्ट रेट घटा दे। ठीक है, पूरी मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है कि प्रोसेस क्या है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ये जो दो पार्ट है, जिसे मैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बोल रही हूं बेटा, इसमें सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है कि घटाता है, और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है घटाता है। और ये मेरी बात बेटा मान लो, ये चीज बार बार तुम्हारे आगे रिपीट होगी, ये आगे तुम्हारी बार बार रिपीट होगी। तो अभी याद रख लो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब बेटा तुम्हारे ऐसे नोड पर एक्ट करता है तो वो आपके हार्ट रेट को बढ़ाने के काम में आता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब तुम्हारे बेटा ऐसे नोड पर एक्ट करता है तो वो तुम्हारे हार्ट रेट को घटाने के काम में आता है। पहला तो तुम्हें ये याद रखना है। यस एंजल सिमोन बेटा, यस 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 यस, स्लो यस, लेट मी कम बैक टू स्लो मोड। यस ऐसे नोड पर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम किया तो उसने ऐसे नोड को बोला कि भैया हार्ट रेट बढ़ाओ। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने बेटा जब उस पर काम किया तो उसने बोला हार्ट रेट को घटाओ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाता कैसे है? तो बोलोगे कि मैम ये जिस तरीके से हार्ट रेट को बढ़ाता है वो है बाय रिलीजिंग द टू न्यूरोट्रांसमीटर्स, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, और ये कैसे घटाता है मैम? क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है। मतलब बेटा अगर मैं इनडायरेक्टली तुमसे पूछूं कि एसिटाइल कोलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द हार्ट रेट और डिक्रीज इन द हार्ट रेट, क्या बोलोगे? इंक्रीज इन द हार्ट रेट या डिक्रीज इन द हार्ट रेट? बोलोगे मैम डिक्रीज। बेटा ये एकदम गांठ बांध लो, कॉन्सेप्ट तो समझ गए, बट तुमसे पूछेंगे सीधा यही नाम, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? तो डिक्रीज। आपसे पूछेंगे मैम एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इंक्रीज करेगा, ये तो तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि बेटा ये तो तुम हार्मोन्स में भी पढ़ते हो कि ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो इसमें तुम्हें कोई दुखद समस्या नहीं होगी। ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि ये हार्ट रेट को मैम बढ़ाता है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कौन सा नर्वस सिस्टम रिलीज करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एसिटाइल कोलिन कौन सा नर्वस सिस्टम रिलीज करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और बेटा ऑफ कोर्स अगर हार्ट रेट बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, बिकॉज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हार्ट रेट बढ़ाता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट घटाता है तो कार्डियक आउटपुट घटाता है। ये हो गई बेसिक बातें। अब जब जैसे बेटा एम्स लेवल में जब क्वेश्चंस आते थे ना, तो कोई अलग बहुत क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन उसमें कुछ अलग लैंग्वेज में जैसे अगर क्वेश्चन दे दे तो कैसे आएगा। तो मैं आपसे ना उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पूछूंगी। पहले आप मुझे बता दो कि आपको इस टॉपिक में अभी तक कोई दुख दर्द समस्या? यस, अभी तक बेटा अगर कोई दुख दर्द समस्या नहीं है तो एक दिल बना दो। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, ठीक है? फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। यस एवरीबॉडी, कोई दुख दर्द समस्या नहीं है ना बेटा? अब देखो आएगा सवाल इतना ही, देखो अभी इतने में से सवाल वैसे बन जाएगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा ना, शायद इसमें ना बेटा थोड़ी अंग्रेजी आ जाएगी, और अंग्रेजी तो हम लोग की सबकी कमजोर है ना? हम लोग की सबकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। तो एक एंटागोनिस्ट वर्ड आता है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट। अगर एंटागोनिस्ट का मतलब भी मैं तुम्हें बता चुकी हूं, मतलब मैं तुम्हें आंसर बता चुकी हूं, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, यस सब बोलो। अगर तुमसे पूछा जाए एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन आर एंटागोनिस्ट, तो तुम बोलोगे ट्रू या फॉल्स? तुम क्या बोलोगे, ट्रू या फॉल्स? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन आर एंटागोनिस्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? तुम्हारे क्लास में बहुत ही मिक्स आंसर आ रहा है, ज्यादातर सही आंसर आ रहा है पर गलत भी आ रहा है।
बेटा जो लोग भी ट्रू बोल रहे हैं ना उनको पिटाई पड़ेगी यहीं से। अपने आप को बेटा एक पिटाई मारो, सच्ची सच्ची मारो, मैं तो नहीं देख पा रही हूँ। अपने आप को पिटाई मारो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से पिटाई मारो अपने आप को। मैंने तुम्हारे चक्कर में अपने आप को पिटाई मारी है 10 बार। ट्रू कैसे है बेटा? क्या वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, अपोजिट है, अपोजिट काम करते हैं? क्या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं क्या बेटा? एपिनेफ्रिन भी हार्ट रेट को बढ़ाता है और नॉर एपिनेफ्रिन भी हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो एंटागोनिस्ट कैसे हैं? एंटागोनिस्ट बिल्कुल नहीं है। एंटा का मतलब होता है अपोजिट, मैंने तो मतलब भी बता दिया था। अगर तुमसे पूछा जाए एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन एंटागोनिस्ट है, अगर तुमसे पूछा जाए एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन एंटागोनिस्ट है, पर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन तो बेटा एक जैसा काम करते हैं, दोनों ही तो बेटा काम कर रहे हैं। जिनका फॉल्स था वो तो करेक्ट है, जिन्होंने ट्रू दिया उनको वो पिटाई मारो अपने आप को, ठीक है। एक नोट डाल के बेटा एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए चलते हैं, दैट इज डिसऑर्डर्स। तो नोट डाल के बस एक चीज लिख लो, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट वाया न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट वाया न्यूरोट्रांसमीटर्स। Neurotransmitters like acetylcholine, dopamine, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन और एड्रीनलिन तो बेटा दोनों कैटेगरी में है, हॉर्मोन्स भी होते हैं और वो भी होते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेट्रा। फिर मैं यहां पे लिख दे रही हूं एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन आर ऑल्सो हॉर्मोन्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हॉर्मोन्स। इमरजेंसी हॉर्मोन्स दैट इंक्रीज द हार्ट रेट, दैट इंक्रीज हार्ट रेट। इसे नोट कर लो बच्चों, फटाफट 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 एवरीबॉडी, यस फटाफट 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 फटाफट। दंडनाटन इतनी जल्दी मेरे साथ ही लिख लिया तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया यार। यस आई ऑल्सो विल मीट यू ऑल। जब भी बेटा ऐसा समय आएगा तो हम जरूर मिलेंगे, वाई नॉट। पक्की बात बेटा, सबने दंडनाटन डन कर लिया है, सबने दंडनाटन कर लिया, बहुत शानदार यार। तुम लोग तो बहुत तेज निकले यार, बहुत जल्दी लिख रहे हो यार। एक पानी भिजवा दो प्लीज भैया, एक पानी भिजवा दो, नहीं गरम गरम। बहुत ही बढ़िया बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक बारी बेटा एनसीईआरटी में जो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी दे रखा है ना, जहां पे भी एक बारी उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यस देखो, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स कॉल्ड नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। बोला कि नॉर्मली तो हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो अपने आप इंट्रिंसिकली, अपने आप अंदर से ही कंट्रोल हो जाती है, उसको किसी और की कंट्रोल की जरूरत नहीं है। थैंक यू भैया। तो जिसकी वजह से हम अपने हार्ट को मायोजेनिक भी बोलते हैं डेफिनेटली, बट देयर इज अभी बॉटल, ये ग्लास गिरता,
हाँ, बट देयर इज अ स्पेशलाइज्ड बेटा न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा विच कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यही बात बेटा हमने बोली ना, यही बात बेटा हमने बोली ना कि देखो अंदर से कंट्रोल हो रहा है, पर हमारा एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है जो हमारे मेडुला में प्रेजेंट होता है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देके आपके कार्डियक फंक्शन को डिफर कर सकता है। ठीक है, न्यूरल सिग्नल थ्रू द sympathetic nerves which is a part of autonomic nervous system can increase the rate of heartbeat and the strength of ventricular contractions thereby cardiac output। of course बेटा हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और इवेंचुअली तुम्हारे हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, सॉरी इवेंचुअली तुम्हारे कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रहा है। On the other hand बच्चों parasympathetic neural signal another component decrease the rate of heartbeat, speed of conduction of action potential and therefore decrease the cardiac output। Adrenal medullary hormone can also increase the cardiac output। क्यों? क्योंकि medullary hormones में बेटा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ही आते हैं। अब बेटा आप मुझसे पूछोगे, देखो एनसीईआरटी तो इतना छोटा सा पार्ट देके खत्म कर देती है। अब आप मुझसे पूछोगे फिर मैम आपने हमें एसिटाइलकोलिन क्यों बताया, फिर आपने हमें एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन क्यों बताया? क्योंकि बेटा बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। आगे जब मैं आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी तो बेटा ये बातें आएंगी ना। तो एक बेसिक बात, प्रोसेस नहीं पढ़ना है कि अब आप आगे जाके प्रोसेस देखो कि मैम ऐसे नोट पर जब वो एक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है ऐसा जिससे एसिटाइलकोलिन हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। हालांकि ना न्यूरल वाले चैप्टर में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कोई भी सिग्नल किसी चीज को बढ़ाता कब है और किसी चीज को घटाता कब है। कॉन्सेप्ट्स तो तुम सारे पढ़ोगे आगे, बट बेटा बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अगर लिखा है कि हार्ट रेट बढ़ा रहा है तो एक वाई का आंसर तो दे ही सकते हो ना कि वाई एंड हाउ। ठीक है, तो एक एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से बढ़ा रहा है और बेटा नॉरएपिनेफ्रिन सॉरी एसिटाइलकोलिन की वजह से घटा रहा है। ठीक है, डन 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 एवरीबॉडी, यस डन 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 एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। चलो बहुत शानदार। अब बेटा नेक्स्ट हमें करना है डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हमें करने हैं डिसऑर्डर्स। इस चैप्टर में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं और इस चैप्टर में डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सवाल देते हैं बच्चों और पता है ये आपको जनरली भी अपने लाइफ से समझ बेटा वैसे नॉर्मली भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। जब नॉर्मली भी बेटा हमारी हार्ट रेट डिक्रीज रहती है ना, कम ही रहती है यूजुअली, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट है। उस वक्त में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है जिसकी वजह से यूजुअली हमारी हार्ट रेट कम रहती है, ज्यादा नहीं रहती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, रेस्टिंग के टाइम पे। अच्छा सुनो, हार्ट के बारे में ना जानना भी एक बहुत अच्छी भी बात है कि आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हार्ट के डिसऑर्डर से हो, क्योंकि आपने बहुत कॉमनली बेटा ये गाने सुने हैं ना। गाने यार तुम गाना क्यों लिख रहे हो यार? तुम्हारी वजह से मैंने गाना बोल दिया यार। मैं तुम्हारे ना चैट्स देखूंगी नहीं बेटा। तुम लिख रहे हो कि मैम आज ये गाना सुनाना। अरे भाई अभी 53 मिनट ही तो हुए हैं, पहले पढ़ाने दो। तो तुमने, मैं बोल रही हूँ तुमने ये गाना सुना होगा। यूजुअली तुमने ये बीमारियों के नाम सुने हैं ना बेटा, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये नाम आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, राइट? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, आपने बहुत कॉमनली ये बीमारियां सुनी है, राइट? अब ठीक है, सारी बीमारियां एक दूसरे से रिलेटेड है। दिल की जो बीमारी है ना बेटा, ये वाली बीमारी, असली बीमारी, दिल की जो प्रॉब्लम्स है ना वो सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक प्रॉब्लम होगी ना तो वो दूसरे प्रॉब्लम को करेगी, दूसरी प्रॉब्लम होगी तो वो तीसरी प्रॉब्लम को करेगी, तीसरी प्रॉब्लम होगी तो चौथे प्रॉब्लम को करेगी। ठीक है, हर प्रॉब्लम एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए बेटा दिल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वैसे तो हर ऑर्गन का ध्यान रखना जरूरी है। अब बेटा देखो, किसी का जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं कर सकते। अब जबरदस्ती आप अपने बॉडी को खराब कर रहे हो, आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर भी आप कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खा रहे हो, या स्मोकिंग से आपको बॉडी को प्रॉब्लम होगी, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है बेटा, फिर भी स्मोक करे जा रहे हो तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो वो सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बाकी तो बेटा सब ईश्वर भरोसे है, हमें नहीं पता है। ठीक है, बट एनीवे बेटा मैं क्यों ऐसी बातें, डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रही हूँ? चलो डिसऑर्डर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो नॉर्मली बेटा हमारे घर में हमारे पापा का बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, किसी किसी घर में मम्मी का बढ़ा होता है। अगर सारी मम्मियां और पापा जी मुझे सुन रहे हैं, पहले तो सबको बहुत सारा मेरा प्रणाम पापा मम्मियों को। तो पापा मम्मियों का अक्सर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसकी? वैसे पता है पापा मम्मी को ये प्रॉब्लम हो या ना हो, पर हम घर में, हमारे ना घर में यही चलता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना मत चिल्लाइए, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे बोलते हैं बेटा
हाइपरटेंशन। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये तुम्हारे घर में ये चलता है कि नहीं? ये हर घर की बात है कि नहीं? या ये मेरे घर की बात है, पता चला ये मेरे घर की प्रॉब्लम है, ठीक है? या ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि नहीं? ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम होती है। सब अपने पापा मम्मी को बोलते हैं तुमको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और मम्मी पापा को बोलती है तुमको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको इसलिए तो बीपी है, इतना हाई बीपी, ठीक है? इसे बोलते हैं बच्चों हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, या हाई ब्लड प्रेशर। और बीपी का मतलब ही होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है? यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ना, पता था मेरे को। कहानी घर घर की, कहानी हर घर की, ठीक है? तो हाइपरटेंशन को समझने, हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा। हम किसी को भी बोलते हैं ना इतना हाइपर क्यों हो रहा है, इतना हाइपर क्यों हो रहा है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपो तो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है। हाइपो का मतलब होता है बच्चों लेस या डिक्रीज्ड, हाइपर का मतलब होता है बेटा ज्यादा। लेकिन हाइपरटेंशन तब समझ पाओगे, हाई ब्लड प्रेशर तभी समझ पाओगे जब आपको ब्लड प्रेशर पता हो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पता हो, ठीक है? अच्छा, पहले तो बेटा ब्लड प्रेशर को नापने की जो डिवाइस होती है उसे क्या बोला जाता है? तो पहले हम वो लिखेंगे, डिवाइस यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, इसे बोला जाता है बेटा स्फिग्मो मैनोमीटर। अच्छा बेटा, ब्रीदिंग में हमने एक डिवाइस का नाम पढ़ा था जिससे कि हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को बेटा मेजर करते थे। उस डिवाइस को क्या बोला जाता है? उस डिवाइस को क्या बोला जाता है? उससे बोला जाता है स्पाइरोमीटर, याद है? उससे बोलते हैं स्पाइरोमीटर, जिससे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर किया जाता है। स्फिग्मो मैनोमीटर से बेटा हम क्या मेजर करते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर से हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। अच्छा, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैम अगर हम ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं तो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? हमें सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी तो हम बेटा हाइपरटेंशन समझ पाएंगे। तो जब हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर को लिखते हैं ना बच्चों, तो उसे लिखा जाता है 120/80 mmHg। इस तरीके से आपने लिखा हुआ देखा होगा, 120/80 mmHg। इस तरीके से बेटा आप ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसमें अगर कोई भी चेंज होता है तो वो हाई बीपी की कंडीशन या लो बीपी की कंडीशन होती है, राइट? जब मैं बेटा 120/80 लिखती हूं तो इसमें जो ये 120 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं ना, न्यूमरेटर, इसे आप बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, इसे आप बोलते हैं बेटा सिस्टोलिक प्रेशर। और नीचे जो बेटा आपने लिखा हुआ है इसे बोला जाता है डायास्टोलिक प्रेशर। नीचे जो बेटा हमने लिखा हुआ है इसे बोला जाता है डायास्टोलिक प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायास्टोलिक प्रेशर, ये समझेंगे तो आपको हाइपरटेंशन समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, देखो सिस्टोलिक, सिस्टोल का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। आप मुझे एक बात बताओ, आप लेफ्ट पूरी बॉडी को पंप करने के लिए, पूरी बॉडी को ब्लड पंप करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है बेटा? जैसे आप इमेजिन करके देखो इसे ना, थोड़ा इमेजिन करो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है तो ब्लड बेटा पुश हो रहा है कहां? आयोटा में। आयोटा में जा रहा है कि नहीं? यस, फोर्सफुली बेटा जा रहा है, यस फोर्सफुली जा रहा है, राइट? और बेटा सही तो है, ठीक है, जा रहा है बेटा आयोटा में। आयोटा की वॉल पे प्रेशर लग रहा है कि नहीं? और आयोटा उस ब्लड को कहां पुश कर रहा है? आर्टरीज में कर रहा है, क्योंकि आर्टरी बेटा आयोटा की ही ब्रांच है। यानी एक जगह से ब्लड को धक्का लगा तो वो जा रहा है आयोटा में, वहां उसकी वॉल पे धक्का लग रहा है तो वहां से आगे बेटा किसकी वॉल पे धक्का लगेगा? आर्टरी की वॉल पे धक्का लगेगा। यूजुअली जब हम बेटा 120 जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना बेटा, हम उस प्रेशर को बोल रहे हैं जब आपके आर्टरी के वॉल पे वेंट्रिकल्स की सिस्टोल होने की वजह से जब वो प्रेशर लग रहा है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जो प्रेशर आपकी आर्टरी के वॉल पे हिट होने पर, सिस्टोल होने पर जो उस धक्के से प्रेशर लग रहा है उसे मैं बोल रही हूं सिस्टोलिक प्रेशर। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है
उस वक्त में आपके आर्टरीज में जो प्रेशर हो रहा होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर। और जब बेटा उस पर धक्का नहीं लगता है तभी भी तो उसमें ब्लड प्रेजेंट है ना। तो जब आपका हार्ट डायास्टोल स्टेज में है उस वक्त में आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसका जो प्रेशर है उसे बोला जाता है डायास्टोलिक प्रेशर। ये बात सबको समझ में आई, यस और नो? पहले मेरे को एक थम्स अप देके बता दो। यानी हार्ट जब पंप कर रहा है, हार्ट जब सिस्टोल कंडीशन में, उस कंडीशन में आर्टरी पे जो प्रेशर उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट पंप नहीं कर रहा होता रिलैक्स स्टेट में, उस वक्त में भी आर्टरी में जो प्रेशर है उसे बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। कोई दुखद समस्या तो नहीं है, सिंपल सी बात है। यस बच्चा पार्टी, इससे पहले लिख लूं बेटा, पंपिंग प्रेशर को बोल रहे हैं सिस्टोलिक प्रेशर और रिलैक्स स्टेट में जो प्रेशर उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, व्हेन हार्ट इज पंपिंग ब्लड to aorta, eventually artery, the pressure of blood exerted on wall of artery ड्यूरिंग सिस्टोल। ठीक है, यहां पे बेटा हम सिंपल सी बात लिखेंगे, द प्रेशर ऑफ ब्लड exerted on wall of artery during diastole। इसे फटाफट से लिख लो। तो हमें बेटा ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन समझ में आ गई, हमें ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम हाई बीपी पढ़ेंगे। ठीक है, हाई बीपी कुछ नहीं बेटा, अगर यही प्रेशर बढ़ जाए तो उसे हाई बीपी बोलते हैं। ठीक है, फटाफट से कर लो। जल्दी कर लो। डन 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 डन। डन। अब बेटा देखो, यही अगर सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसे बेटा बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर यही जो प्रेशर है बेटा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये 120 से मिनिमम 140 हो जाए, 120 से 130 भी अगर हो रहा है तो उसे आप ज्यादा बोल रहे हो, पर वो हाइपरटेंशन नहीं है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होनी चाहिए बेटा कि ऊपर का जो प्रेशर है सिस्टोलिक प्रेशर है वो मिनिमम 140 होना चाहिए, और जो नीचे का प्रेशर है ना 80, वो कम से कम बेटा 90 होना चाहिए, तब आप बोलोगे हाइपरटेंशन। ये नहीं कि 80 से 85 हो गया तो हाइपरटेंशन, 120 से 125 हो गया, 130 हो गया, 135 नहीं, मिनिमम कितना होना चाहिए 140/90। अब इससे बढ़ते बढ़ते कुछ भी हो सकता है बेटा, इससे बढ़ते बढ़ते बेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 140 से 50 हो सकता है, 50 से 60, 60 से 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है, पर मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए 140/90। बहुत सारे रीजंस होते हैं बेटा हाइपरटेंशन के, स्ट्रेस होता है, लाइफस्टाइल होती है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, मल्टीपल रीजन होते हैं बच्चों, किसके मल्टीपल रीजन होते हैं आपके हाइपरटेंशन के। ठीक है, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। ठीक है, चलो इसे नोट करते हैं। हाइपरटेंशन मतलब जब मिनिमम 140 बाई नीचे 90 प्रेशर हो जाए तब हाइपरटेंशन होता है, मे बी ड्यू टू पुअर डाइट या पुअर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस,
स्मोकिंग एक्सेट्रा। अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करके बेटा हाइपरटेंशन को इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। डन डनाडन डन कर लो बच्चा पार्टी, यस एवरीबॉडी, डन डनाडन डन। अब जो बीमारियां बेटा मैं आगे बताने वाली हूं ना, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो पहले हम पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जब 12th में जाएंगे तो वहां पे भी ये CAD के बारे में, ये कैश ऑन डिलीवरी वाला COD नहीं है, ये CAD है। इसे बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी, इसकी एक एनिमेशन दिखाऊंगी तुम्हें मैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। बेटा पहले तो मुझे ये बताओ इसके नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। कई जगह पे ना कोरोनरी हार्ट डिजीज भी लिखा होता है, ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ बेटा, कोरोनरी आर्टरी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, समझ में अभी आ गया है। तो मयंक नहीं, मायूष, लो बीपी आपके एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, जो आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं उसके बारे में क्यों सोचना है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम कहां होगी, कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड होगी, कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड होगी, ऑफ कोर्स ही बात है मैम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड होगी। कोरोनरी आर्टरी बेटा में प्रॉब्लम हो जाए तो प्रॉब्लम वाली बात तो है ही ना। कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है भैया तुम्हारे हार्ट को। अगर तुम्हारे कोरोनरी आर्टरी में ही प्रॉब्लम हो गई तो समस्या है, यस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को सबसे पहले बात तो बेटा इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एथीरोस्क्लेरोसिस। इसका एक दूसरा नाम है एथीरोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन, स्क्लेरोसिस से यहां पे मतलब होता है डिपोजिशन। मैं अभी तुम्हें एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी और वैसे मैं तुम्हें ऐसे समझा देती हूं। सपोज तुम्हारी ये कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी बेटा वो ब्लड वेसल है जो हार्ट को बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, यस। थोड़ा और अच्छे से बनाती हूँ, कोरोनरी आर्टरी बेटा वो ब्लड वेसल है जो तुम्हारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है। तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी में ही प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, स्क्लेरोसिस हो गई। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन हो गया, अभी मैं दिखाती हूं तुम्हें डायग्राम में। ये कोरोनरी आर्टरी थी, कोरोनरी आर्टरी में बेटा तुम करते जा रहे हो, बहुत ज्यादा खराब लाइफस्टाइल है तुम्हारी, स्मोक कर रहे हो, पिज्जा पिज्जा पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, सिर्फ फास्ट फूड खाते हो ऑल द टाइम, सिर्फ बेटा तला हुआ खाना खाते हो, ठीक है। बहुत सारी रीजंस है, वैसे तो ये मैं कुछ रीजंस आपको बता रही हूं। आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर धीरे 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 या फिर कैल्शियम का इंबैलेंस हो गया है। धीरे 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 एज के साथ साथ बेटा कोरोनरी आर्टरी के अंदर कुछ इस तरीके से डिपोजिशन होने लगेगी, फैट की, कोलेस्ट्रॉल की, फाइबर्स की, कैल्शियम की। तो टाइम के साथ साथ बेटा अगर इसमें तुम इन सारी चीजों को डिपॉजिट करते जाओगे तो बेटा इसके डायमीटर को क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो कि नहीं, तुम इसके डायमीटर को छोटा करते जा रहे हो कि नहीं, तुम इसमें बेसिकली ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, यस और नो, यस और नो बेटा कि तुम इसके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो कि नहीं। ये सारे बेटा डिपॉजिट्स हैं, ये सारे डिपॉजिट्स हैं। आप मुझे बताओ ये कोई अच्छी बात है, ये डिपॉजिट्स, ये कोई अच्छी बात है भाई। जो ब्लड वेसल तुम्हारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है तुम उसी को बेटा, उसी को नहीं छोड़ रहे हो। हाँ अच्छी बात तो नहीं है, हमें बनाना है, यस एब्सोल्युटली बनाना है, ठीक है, एब्सोल्युटली बनाना है भाई। जो ब्लड वेसल हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है उसमें ये सारी चीजें एज के साथ, अगर लाइफस्टाइल खराब है और गंदी आदतों के शिकार हो तो एज के साथ साथ बेटा स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आप अपने कोरोनरी आर्टरी के अंदर कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट और फाइबर्स, इन चीजों की डिपोजिशन करोगे जिसकी वजह से उसका ल्यूमन छोटा होता जाएगा। हो सकता है एक टाइम के बाद ब्लॉकेज हो जाए, हो सकता है एक टाइम के बाद ब्लॉकेज हो जाए। आपको पता है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिनको होने लगती है ना उनको हार्ट की बाकी समस्याएं होने लगती है। जैसे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी एंजाइना पेक्टोरिस, जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी हार्ट अटैक,
जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी हार्ट फेलियर, भैया ये सारे बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई वो बेटा आगे इन सारी समस्याओं से जूझ सकता है। तो आदतें ठीक करो। समझ में आ रही है बच्चों बात? यस। देखो यहां पे मैं क्या बोल रही हूं, इफ विद टाइम कैल्शियम, कोलेस्ट्रोल, पेट, fever, etc, deposit inside lumen of coronary artery, बहुत हो गया बेटा, coronary artery, making its lumen small, making its lumen small, ठीक है, and insufficient blood through them। ये बहुत सारी बीमारियों का जड़ है, ये बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। एक गुनगुन कह रही है मैम ऐसे ही बोली, अच्छा ऐसे बोलूं, also called as atherosclerosis if with the time calcium, cholesterol, fat, fiber, etc deposit inside the lumen of coronary artery, making its lumen small and insufficient blood supply through them। हो हो बेटा यार, ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। इसकी एक एनिमेशन देखेंगे, ठीक है। डन डनाडन डन कर लो बच्चों। छोटे में पढ़ते थे हम ऐसे, A B C D F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z X Y Z, butter on a bread. If you don't like, go to bed. Next Monday morning, come to me and I will teach you ABC। चलो यार, तुम बेटा नीट का एग्जाम दोगे, एलकेजी से यूकेजी या यूकेजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं आ रहे हो। इसकी एक एनिमेशन देखे एवरीबॉडी। यस, डन 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 डन, ठीक है। चाइल्डहुड वॉज बेस्ट, यस यस इट वॉज बेस्ट, इट वॉज एब्सोल्युटली द बेस्ट, ठीक है। चलो बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। अब सारे राइम्स यहीं पे सुना दूं क्या तुम्हें? ट्विंकल ट्विंकल, डिमांड देखो, फिर दो देर में कहोगे जॉनी जॉनी भी सुना दो। चलो देखते हैं बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एक बारी, इससे एक बारी देखते हैं। चलिए जी चलिए जी चलिए जी दिखा रहे हैं, ये एक नॉर्मल आर्टरी को दिखा रहे हैं, और नॉर्मल आर्टरी में प्लेक का मतलब है बेटा धीरे धीरे वो कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट डिपॉजिट होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। डिपॉजिट होते होते बेटा देखो अभी ये आपके ब्लड में ब्लड फ्लो को कैसे रोक रहा है, कैसे रोक रहा है ब्लड फ्लो को। देखो सेल्स आपके रुके हुए हैं, रुकते जा रहे हैं, ब्लॉकेज 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 होती जा रही है। ऐसा होता है सिचुएशन, आप खुद बेटा सोच सकते हो कितनी डेंजरस कंडीशन है, कितनी डेंजरस कंडीशन है। सब अटक जाएगा बेटा। दिस इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। पहुंच ही नहीं पाया ब्लड अपनी जगह से बेटा, ब्लड पहुंच ही नहीं पाया और इस तरीके से ब्लॉकेज हो गया, और बेटा ये आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम की, बस हो गया ब्लॉकेज। अब बेटा मैं आगे तुम्हें जो बीमारियां पढ़ाऊंगी ना वो इसी से रिलेटेड है। अभी आप देखोगे कैसे रिलेटेड है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं कि रिलेटेड है। समझ में आ गई बात? ब्लू वाले क्या है, ब्लू वाले तुम बताओ क्या है, नलायक क्यों जैसी बातें कर रहे हो। ब्लू वाले में मल्टी लोब न्यूक्लियाई दिख रहा था कि नहीं? न्यूट्रोफिल बोल सकते हो भैया, डब्ल्यूबीसी का टाइप है। यस, दुष्ट कहीं के। अब बेटे देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई। अब देखो एंजाइना पेक्टोरिस है। एंजाइना पेक्टोरिस के बाद मैं आपको बताऊंगी
हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट, बहुत छोटे छोटे से हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ठीक है। चलो सबसे पहले हम करते हैं तीसरा बीमारी है ना ये, दैट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज कॉल्ड एंजाइना सॉरी, मेरे को लग रहा है बेटा गला खराब नहीं, मौसम चेंज की वजह से हो रहा है, बुखार वाली भी फीलिंग आ रही है। एंजाइना पेक्टोरिस, इसको बोला जाता है एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन। पहले मैं इसके बारे में लिख दे रही हूं, फिर मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है। इफ insufficient oxygen is reaching to the heart, low oxygen is called, low oxygen condition is called इश्कीमिया। ये वर्ड बच्चों को बहुत, मैं जितने सालों से पढ़ा रही हूँ बच्चों को ये वर्ड बहुत प्यारा लगता है, इश्कीमिया। लो ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज इश्कीमिया, रीचिंग टू द हार्ट, विच माइट बी ड्यू टू CAD or any other reason, which might be due to coronary artery disease or other reason, a pain is felt in chest area as the heart is situated there. Heart is situated there. Although it can occur in all age group, but most commonly seen in middle or elderly aged people। आप पहले इसे नोट करो, फिर मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों, ठीक है। आप पहले इसे नोट करो, फिर मैं आपको समझा रही हूँ। डन कर लो मैम। ऑल्दो में आई नहीं है यार, ये उसकी वजह से हो रहा है यार, बोर्ड के ग्लिच, ठीक है। देखो एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, पेक्टोरिस मतलब चेस्ट एरिया, एंजाइना मतलब पेन, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि यहां दर्द हो रहा है। एंजाइना पेक्टोरिस क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हो सकता है कि नहीं, चेस्ट पेन क्यों हो रहा होता है? क्योंकि चेस्ट एरिया में तुम्हारा दिल लोकेटेड है, तो प्रॉब्लम एक्चुअली दिल में है, पर क्योंकि वो चेस्ट एरिया में लोकेटेड है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी चेस्ट पेन हो रही है, एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है। रह रहकर थोड़ी थोड़ी चेस्ट पेन हो रही है। ऐसा होता क्यों है? कारण मेनली ये वाला है बेटा। आप मेनली ये ऑक्सीजन याद रखोगे। अगर हार्ट में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर हार्ट में इनसफिशिएंट, मैं साइड जा रही हूं, अगर हार्ट में बेटा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच रहा है और उस इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कंडीशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इश्कीमिया। इश्कीमिया इज द बेटा वर्ड दैट इज यूज्ड इफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट। अगर हार्ट में कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, उस लो ऑक्सीजन कंडीशन को बोला जाता है इश्कीमिया।
अब लो ऑक्सीजन बेटा किसी भी वजह से हो सकता है, कोई बंदा स्मोक कर रहा है तो स्मोकिंग के कंडीशन में भी बेटा पता है क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता, उसका रीजन बहुत सारा है, मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, फलाना फलाना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो भी तो बेटा हो सकता है कि आरबीसी तो नहीं पहुंच पा रहे ना, आपने उसको रास्ते को ही बंद कर दिया, आरबीसी ऑक्सीजन लेके जा रही है, आपने उसी को बंद कर दिया, तो ऑफकोर्स सीएडी कैन बी अ रीजन। मल्टीपल रीजन की वजह से बेटा क्या हो सकता है, बेटा ऑक्सीजन सफिशिएंटली नहीं पहुंच पाएगा। अगर इनसफिशिएंट बेटा ऑक्सीजन पहुंच रहा है आपके हार्ट मसल्स में, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, आपका एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन दिख सकती है। ठीक है, अब मैंने लास्ट जो लिखा हुआ है इसका आंसर आप मुझे देंगे कि हालांकि एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो हर एज ग्रुप में दिख सकता है, फिर भी ये मिडिल और ओल्ड एज पीपल में ज्यादा दिखता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? आप इसका आंसर मुझे दीजिए कि हालांकि आज के डेट में तो बेटा हर किसी में बेटा ये दिख सकता है, बट फिर भी मिडिल और ओल्ड लोगों में ये ज्यादा क्यों दिखता है, मिडिल और ओल्ड एज में ये ज्यादा क्यों दिखता है, आपको क्या लगता है? यस एवरीबॉडी, क्यों क्यों क्यों, जल्दी बताओ। यस, सीएडी, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, फास्ट फूड, स्मोकिंग। लेकिन फास्ट फूड और कोलेस्ट्रॉल तुम क्यों बोल रहे हो? फैट, स्ट्रेस, फास्ट फूड तुम क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? बेटा देखो छोटी छोटी चीजों में ना ये ऐड कर लिया करो यार, इतना क्या तुम लोग सफिशिएंट बोल रहे हो, कभी कभी छूट भी सकता है, कोई बात नहीं भाई। एज के साथ साथ देखो आज के डेट में ना बेटा किसी को भी ये हो सकता है, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना वो तो इतनी खराब है कि किसी में भी बेटा ये हो सकता है, किसी में भी ये हो सकता है, राइट। लेकिन ऐसा पहले इसीलिए बोला जा रहा है कि मिडिल और एल्डरली एज पीपल में ज्यादा दिखता है, क्योंकि सीएडी भी उन्हीं में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि एज के साथ साथ जितना आप उम्र बढ़ती जा रही है, फूड हैबिट्स खराब होते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल खराब होते जा रहे हैं, आजकल तो बेटा यंग लोगों में भी है, एज के साथ साथ ये डिपोजिशंस क्योंकि ज्यादा दिखते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बेटा उनमें ज्यादा दिखती है, तो क्योंकि उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस भी ज्यादा है, डिपोजिशन उनमें एज के साथ ज्यादा होने के चांसेस है, इसीलिए एंजाइना पेक्टोरिस की भी कंडीशन ज्यादा है। हाँ भैया दे दो, और भैया ये एसी ना इधर वाला 24 कर दो भैया। ठीक है, डन एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। ठीक है, अब देखो कुछ बहुत छोटी छोटी सी बीमारियां बची है, फिर हमें पीवाईक्यूज करने हैं एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद। तो मैं अगले पेज पे जा रही हूं और मैं आपको ना बीमारियों के नाम पहले तो लिख के बताती हूं, जैसे कि 4th पे हमें पढ़ना है हार्ट अटैक। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, जबकि ये बहुत आसान सी चीज है, बहुत इजी है, फिर भी पता नहीं बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं। हार्ट फेलियर और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। पहले ऊपर के दोनों में ना इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या अंतर है, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या अंतर है। बेटा देखो अगर मैं बोलूं, हालांकि मैं आपको ये बता रही हूं कि हर बीमारी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है कृति बेटा, आसानी है ना, एक्चुअल में बेटा हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से एंजाइना हो रहा है, एंजाइना से हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक से हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट फेल से हार्ट अटैक हो सकता है, उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड। बट आपको बेटा बेसिक्स तो पता होने चाहिए कि एक्चुअल में हार्ट अटैक बोल रही हूं तो क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर बोल रही हूं तो क्या हो रहा है ना। जब बेटा हम हार्ट फेल की बात करते हैं, किसी भी इंसान को जब हम बोलते हैं कि वो फेल हो गया, उसका क्या मतलब है, फेल होने का क्या मतलब है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि ये तो फेल हो गया 9th क्लास में, फेल हो गया मतलब उसको जो टास्क दिया था कि तुझे ये एग्जाम क्लियर करने हैं, वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया, उसको जो टास्क दिया था वो टास्क वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ही फेल्ड। हार्ट को क्या टास्क दिया गया है बच्चों, हार्ट को टास्क दिया गया है कि वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करे। उसका काम क्या है, उसका काम है, यस आई विल स्पीक स्लोली बेटा, उसका काम क्या है कि वो हार्ट को ब्लड पंप, उसका काम है बॉडी को पंप करे। वो फेल कब होगा, जब वो अपना काम नहीं करेगा, जिसका जो काम है वो अगर वो काम नहीं करेगा तो वो फेल हो गया। सिंपल सी बात है ना यार, हार्ट फेल का मतलब हार्ट को पंपिंग का काम दिया था, वो पंपिंग नहीं कर पाया तो वो फेल हो गया। समझ में आ रही है बात। तो व्हेन यू से बेटा हार्ट फेलियर, थैंक यू भैया, व्हेन यू से बेटा हार्ट फेलियर मीन हार्ट हैज फेल्ड टू पंप द ब्लड टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। हार्ट फेल का मतलब हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड टू मीट द डिमांड ऑफ द बॉडी। जब वो खुद ब्लड पंप ना करे तो हार्ट फेल। ठीक,
हार्ट पे अटैक हुआ, हार्ट पे अटैक हुआ मतलब उसके खुद के ऊपर अटैक हुआ। हार्ट अटैक की कंडीशन होती है जब उसके खुद को बेटा ब्लड नहीं मिलता है। हार्ट को खुद को बेटा अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक हो गया, उसकी खुद की मसल्स की डेथ हो रही है, तो हार्ट पे खुद पे अटैक हुआ। समझ में आ रही है बच्चों बात? यस। अगर हार्ट को खुद को सफिशिएंट ब्लड ना मिले, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हार्ट की मसल्स धीरे धीरे डेड कर जाती है। पहले कुछ कम करेंगी, फिर कुछ और करेंगी, फिर कुछ और करेंगी। समझ में आ रही है बात? तो जब हार्ट को खुद को ब्लड नहीं मिल रहा है तो वो मर रहा है बेटा, उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। द अनदर टर्म दैट वी यूज फॉर हार्ट अटैक इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हार्ट खुद बट ब्लड नॉट रिसीविंग, दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट खुद नॉट ब्लड गिविंग, दैट इज हार्ट फेलियर। एंड अगर इन सब चीजों की वजह से हार्ट बीट ही रुक जाए, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, हार्ट स्टॉप बीटिंग, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसको पहली बात तो बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दैट इज अनदर टर्म दैट वी यूज। मायो मतलब मसल्स, हार्ट मसल्स की डेथ, सिंपल सी बात है। फिर भी पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हो, ये तो मुझे नहीं पता है, शायद जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं वही कंफ्यूज होते हैं, अदरवाइज तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, व्हेन हार्ट इज नॉट रिसीविंग sufficient blood, heart is not receiving sufficient blood, the cardiac muscles slowly die, cardiac muscles slowly starts to die। इससे बोलते हैं हार्ट अटैक। जो तुम बोल रहे हो ना कि फर्स्ट अटैक आता है, सेकंड अटैक आता है, तो धीरे धीरे आता है ना बेटा, एक बार में सारी मसल्स की डेथ नहीं होती है ना। अब कई लोगों को लगता है, कई लोगों को पहले भी दिक्कत होती है, कई लोगों को पहले भी दिक्कत होती है लेकिन वो दिखाते नहीं है। तो धीरे धीरे ना, पहले तो कम मसल्स की डेथ हुई थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा मसल्स की डेथ हो जाती है। तो दैट इज वाई ना, ऑफकोर्स हार्ट चेकअप भी कराते रहना चाहिए, हार्ट चेकअप भी कराते रहना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों बात? तो पहले कम मसल्स की डेथ हुई, फिर विद टाइम बेटा मसल्स की ज्यादा डेथ होगी, तो ऑफकोर्स वो लेवल ऑफ अटैक बढ़ जाएगा। हार्ट फेलियर, व्हेन हार्ट इज नॉट pumping enough blood to meet the demands of the body, the demands of the body। जब हार्ट ने पंप नहीं किया तो वो हार्ट फेलियर। ठीक है, एक चीज मैं हार्ट फेलियर में और लिखती हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव। इसमें एक पॉइंट ऐड करना है हार्ट अटैक में बेटा, नहीं अभी बताती हूँ, एक सेकंड रुको। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसमें ऐड करना है फेलियर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, congestion of lungs is commonly seen, congestion of lungs commonly seen। congestion का मतलब होता है accumulation of fluid, congestion means accumulation of fluid। और कार्डियक अरेस्ट में लिखोगे कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। पहले आप इसे नोट करो, पहले हम PYQ करेंगे बेटा, फिर अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम NCERT की रीडिंग करेंगे, वरना मैं बेटा देखो सारी बीमारियां हमने एग्जैक्ट NCERT बेस लिखी है, तो NCERT वाला डिसऑर्डर वाला पार्ट मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगी अगर, और मैं अगले दिन रीड भी करवा दूंगी, तो ऐसा मत सोचना कि नहीं रीड करवाऊंगी, थोड़ा सा ही पार्ट है, होमवर्क दे सकती हूँ। पहले PYQ करेंगे ताकि ना आज PYQ कंप्लीट हो जाए। ठीक है,
पहले आप इसे नोट करो बच्चा पार्टी, पहले पीवाई क्यू करेंगे ताकि आपसे ना पीवाई क्यू पहले हो जाए, ठीक है? जल्दी करो, यस एवरीबॉडी। डन 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 डन। बेटा देखो, मैंने यहां पे एक चीज लिखी हुई है कि हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। हार्ट फेलियर की कंडीशन क्या थी बेटा? हार्ट जब पंप नहीं कर रहा है इनफ ब्लड, ठीक है? मैं साइड होके बता रही हूं जब तक कि बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है? मेरी एक बात सुनो बेटा, जब हार्ट पंप नहीं करता ना, आप एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में किडनी का एक फंक्शन पढ़ोगे। मैं ना सामने आके बोलना चाह रही हूँ, मुझे फील नहीं आती है नहीं तो। बेटा आप किडनी वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी ना, एक्सक्रीशन वाला, तो उसमें आप देखोगे कि अगर आपके ब्लड वॉल्यूम में कोई भी चेंज होता है ना, आपके ब्लड में, जैसे आपके बॉडी में सपोज 5 लीटर ब्लड है, ठीक है? अब अगर वो 5 लीटर से ऊपर नीचे होता है ना, तो किडनी क्या करती है ना, किडनी उसको फुलफिल करने की कोशिश करती है कि आपके ब्लड में बेटा सबसे ज्यादा क्या है, एक बार मेरे को बताओ। ब्लड में सबसे ज्यादा क्या है? प्लाज्मा है 55%। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या है? 90 से 92% पानी है कि नहीं? यस और नो? एक मैं बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ बेटा, भागना नहीं है कहीं, बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। 90 से 92% मतलब ब्लड में बहुत सारा पानी है। अगर ब्लड का वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है तो डेफिनेटली ब्लड में पानी का वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है। तो किडनी क्या करती है ना बच्चों, किडनी आपके यूरिन, जो यूरिन तुम निकाल रहे हो ना, उसको कम कर देती है, पानी एब्जॉर्ब करने लगती है, पानी खींचती है, पानी के साथ साथ सॉल्ट्स भी खींचने लगते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि ब्लड वॉल्यूम कम है। हार्ट फेलियर का जो कंडीशन है ना बेटा, हार्ट फेलियर में हार्ट पंप नहीं कर रहा है ब्लड। अगर हार्ट बेटा, रिलेट करना प्लीज, बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अगर हार्ट बेटा ब्लड को पंप नहीं कर रहा है प्रॉपरली, ऑर्गन्स के पास नहीं पहुंचा रहा है, तो ऑर्गन्स को क्या लगेगा कि उसके पास ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कम है लेकिन वो पंप नहीं कर पा रहा है। यस और नो? अब किडनी को ये एहसास होता है कि भैया मेरे पास तो ब्लड कम आ रहा है, मेरे पास ब्लड कम आ रहा है, यानी कि उसे ये लगता है कि ब्लड वॉल्यूम कम है, तो वो आपके ना यूरिन को कम करके यूरिन में से पानी खींचने लगता है, पानी खींच खींच के आपकी बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन करने लगता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस, मेरी बात समझ पा रहे हो? और क्योंकि बेमतलब का बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट करने लगता है किडनी, किडनी डायरेक्टली बेटा उसको लगता है कि भैया, उसको क्या पता कि हार्ट फेल की कंडीशन है, हार्ट ही नहीं पंप कर रहा, वो फ्लूइड को एक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन में ना आपके ऑर्गन्स के अराउंड फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, आपके ऑर्गन्स के अराउंड पानी भरने लगता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। और सबसे कॉमनली आपको इसमें आपके लंग्स के अंदर पानी, लंग्स के अराउंड पानी भरता है, कंजेशन ऑफ लंग्स। कंजेशन का मतलब होता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, ठीक है? तो कंजेशन आपको तभी दिखता है जब हार्ट फेलियर की कंडीशन है, इसलिए उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोल रहे हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया, रीजन एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। रीजन क्या है? क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर रहा है ज्यादा ब्लड, तो सारे ऑर्गन के पास, दिमाग के पास भी कम ब्लड पहुंच रहा है, किडनी के पास भी कम ब्लड पहुंच रहा है, लिवर के पास भी कम ब्लड, सबके पास कम कम ब्लड जा रहा है। तो आपके किडनी को लगता है कि भैया ब्लड ही कम है, यानी ब्लड वॉल्यूम कम है, यानी कि ब्लड में पानी कम है, तो मेरे को पानी शायद एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। तो नेफ्रॉन्स होते हैं जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, वो पानी ज्यादा 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 इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि आपके फ्लूइड का एक्यूमुलेशन की वजह से कंजेशन दिखने लगता है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। तो बेटा जी, कोई भी दुख दर्द समस्या होगी, डाउट्स में जरूर लिखना। थोड़ा तो बेटा दिल की प्रॉब्लम समझते वक्त डॉक्टर वाली फील आई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? कि आपको थोड़ा तो डॉक्टर वाली वाइब आ रही होगी, हार्ट फेल, हार्ट अटैक, ठीक है? लेकिन अब बेटा आती है आपकी परीक्षा की घड़ी। मैंने ना ये एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं, थोड़ा होमवर्क में इसे कर लेना, ठीक है? अगर कोई भी दुख दर्द समस्या होगी तो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? ये आप होमवर्क में कर लेना। ये एक पॉइंट बच गया है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है? ये मैं आपको कल, आप होमवर्क में वैसे पढ़ के आना, फिर भी मैं आपको कल ना नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रीडिंग करा दूंगी इनकी, मैं इनकी रीडिंग आपको करा दूंगी, आप टेंशन ना लीजिए। लेकिन अब बेटा आपका आ चुका है परीक्षा का समय और आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। बेटा पोल्स प्रॉपरली चल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं पोल्स नहीं करा रही हूं। आप अपने आप को जरूर नंबर दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में कितना, सेकंड क्वेश्चन में कितना, थर्ड क्वेश्चन में कितना, नंबर दीजिएगा। और क्लास के बाद जब वो होगा कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल होगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स लिखना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स लिखना। तो पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 2023 का, ये जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बेटा। नीट
2023 का पहला सवाल रहा आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये विच ऑफ द पोल नहीं चल रहे हैं बेटा, पोल नहीं चल रहे हैं, पोल चल नहीं रहे हैं इसलिए नहीं करा रही हूं, ठीक है। फिर बेटा वो टाइम वेस्ट होगा, पोल चलेगा नहीं, तो उससे अच्छा मैं अभी ना कराऊं। पोल जब प्रॉपरली चलने लगेगा तो मैं आपको कराऊंगी पोल, ठीक है। पोल नहीं चलते हैं बेटा, क्यों कर रहे हो ऐसे? पोल चल रहे होते तो मैं करा दूंगी ना, मैं लास्ट क्वेश्चन में पोल करा दूंगी, ठीक है। पोल थोड़ा रुक रुक के चलते हैं, 2 पोल्स चलते हैं उसके बाद नहीं चलते हैं तो वेस्ट होता है टाइम, ठीक है। बेसोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। बेसोफिल सबसे अबंडेंट नहीं होते, लीस्ट अबंडेंट होते हैं, सबसे कम होते हैं। तो ए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर, ए तो है ही नहीं। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी तो है ही नहीं किसी में इनमें, तो इसके अकॉर्डिंग तो 1 ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, पर फिर भी आप बाकी पढ़ लो। बेसोफिल इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यस। हिस्टामिन, सेरोटोनिन इन्फ्लेमेशन ही तो कराती है। बेसोफिल में किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, नहीं बेटा, एस शेप न्यूक्लियाई होता है, किडनी शेप होता है मोनोसाइट्स में। बेसोफिल सर ए ग्रैनुलोसाइट नहीं होती है, ग्रैनुलोसाइट होती है, गलत। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो इस साल का नीट का क्वेश्चन है, इस साल का नीट का क्वेश्चन है। मुझे मिल चुके हैं 4 नंबर, आपको भी मिल चुके होंगे 4 नंबर। अगेन नीट 2023 का ही बेटा दूसरा सवाल है, नीट 2023 का ही दूसरा सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन ह्यूमन बॉडी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। सबसे ज्यादा क्या सबसे ज्यादा है सी, इराइथ्रोसाइट्स, फिर आपके डब्ल्यूबीसी, फिर बेटा सी के बाद है ए। तो सी और ए तो आपको बेटा इसी में दिख रहा है, ऑप्शन 2। सी और ए तो आपको ऑप्शन 2 में ही दिख रहा है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रही है? ऑप्शन 2, यस एवरीबॉडी, इसमें कोई दुख दर्द समस्या? ठीक है। फिर आपके होते हैं, देखो सबसे पहला होगा सबसे ज्यादा 5 to 5.5 लाख, फिर बेटा 1.5 से 3.5 लाख, है ना। बेटा प्लेटलेट्स का यही बोलते हैं ना, 1.5 to 3.5 लाख। गलत तो नहीं बता रही हूँ, डेटा उल्टा तो नहीं बता रही हूँ, सही है ना, लैक्स में ही पढ़ा है ना ये। तो फिर 2 हो गया, ये 3 हो गया न्यूट्रोफिल, 4 हो गया मोनोसाइट्स, और सबसे लास्ट हो गया 5, ये ऑप्शन 2 हो गया करेक्ट आंसर। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? ठीक है, मेरे को नीट अगर मैं देती तो मेरे दोनों सवाल सही हो जाते। अब बेटा नीट 2022, नीट 2022 पढ़िए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने आपसे कहा था बेटा ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने कार्डियक साइकिल में। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ द सेमिल्यूनर वाल्व्स। जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है तो आपका ब्लड कहां जाना चाहिए? आयोर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, तो वहां का तो वेल्व्स खुलना चाहिए बेटा। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज होती है, तो ये फॉल्स हो गया। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जनरेट एन एक्शन प्रोड्यूस, नहीं, ऐसे नोड से बेटा होता है कॉन्ट्रैक्शन। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, नहीं। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बेटा क्यों ओपन होती है? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्यों ओपन होती है? यस, जल्दी बताओ। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्ट्रोल, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तो बेटा वेंट्रिकल के प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से खुलती है, याद आ रहा है? देखो ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर मेरे को ये भी तो बताओ कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन कब हुई थी? जब आपके वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड आयोर्टा में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। अब वेंट्रिकल से जब ब्लड वहां चला जाता है तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। पहले डिक्रीज होने से पहले वाल्व्स क्लोज होते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स दोनों साइड के क्लोज होंगे, राइट। और बेटा और डिक्रीज होता है और ऊपर से ब्लड भरता भी जा रहा है आपके एट्रिया में, तब वो ओपन हो जाती है, राइट। यस एवरीबॉडी, डायस्टोल के राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। +4 दे दें, +4 दे दें। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसे कर पाएंगे। ये वेरी गुड सवाल था, वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा। जिसने एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट समझा होगा वो कर पाया होगा, ठीक है। 2022 का ही बेटा अगला सवाल है, 2022 का ही अगला सवाल है। Given below are the two statements. Coagulum is formed by a network of threads called as thrombin.
स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या इराइथ्रोसाइट्स। तो कोगुलम या क्लॉट क्या थ्रोम्बिन से बना होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये फाइब्रिनोजन से जब फाइबर्स बनते हैं, फिब्रिनोजन से जब फिब्रिन्स में कन्वर्ट होता है तब बेटा वो क्लॉट बनता है। फॉल्स। वन इज इनकरेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, वन इज इनकरेक्ट। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, बिल्कुल सही, ट्रू। बिल्कुल हलवा सवाल, बिल्कुल हलवा सवाल, हलवा ही आता है बेटा। तुम बेटा हलवा की जगह ना उसमें तुम अपने मसाले ऐड करते हो जिसकी वजह से तुम्हें मौत आती है। सवाल तो हलवा आते हैं, ठीक है। नीट 2021 का पहला सवाल, पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू। AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है? वो सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि वो सबसे प्रेम के साथ रहता है, क्योंकि उसके पास किसी के लिए भी कोई भी हथियार नहीं है, किसी के लिए भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो वो प्यार से सबसे बेटा क्या ले लेता है? ब्लड, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी, नहीं, उसके पास तो दोनों एंटीजन होता है। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा, नहीं, उसके पास दोनों एंटीजन होते हैं आरबीसी पर। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, नहीं, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, यस, एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए सबसे बेटा ब्लड ले रहा है, ठीक है। +4 दे दे। अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। आप देख सकते हो हलवा सवाल, तो हलवे को बेटा खिचड़ी मत बनाना तुम लोग, हलवे को हलवे रहने दो। हलवा बहुत सिंपल सा बेटा क्वेश्चन आता है, आप उसको जबरदस्ती डिफिकल्ट बनाते हो। डोंट मेक योर सब्जेक्ट जबरदस्ती का डिफिकल्ट, आई ऑलवेज से दैट। जबरदस्ती जो इंसान साइंटिस्ट बनने की कोशिश करता है यहाँ पे बेटा, उसको वहां पे बेटा फिर मौत आती है, फिर वहां पे सारी साइंटिस्ट गिरी धरी की धरी रह जाती है। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। फिब्रिनोजेंस को फिब्रिन में थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है। पहले प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, किसकी मदद से? थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से। फिर जब थ्रोम्बिन बन जाता है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। डन डन आ डन डन, मिल गए +4, ठीक है। चलो अब बेटा 2020 का सवाल, द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। QRS, P wave represent atrial depolarization, QRS represent ventricular depolarization, depolarization of ventricles। इसमें और क्या बेटा पूछा है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। राइट राइट एवरीबॉडी, राइट। +4, +4, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की कंडीशन तभी डेवलप होती है बेटा जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तभी हो सकता है। मदर RH पॉजिटिव है, नहीं। बोथ मदर एंड फीटस नेगेटिव, नहीं। बोथ मदर एंड फीटस पॉजिटिव, नहीं। मदर नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव, तभी इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की कंडीशन। बिल्कुल हलवा सवाल। 2020 के दोनों सवाल हो चुके हैं, अब 2020 का तीसरा सवाल भी है। 2020 का तीसरा सवाल भी है, 2020 का ही तीसरा सवाल है बेटा। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करता है? फैगोसाइटोसिस, सी का हो गया 2, सी का हो गया 2। इओसिनोफिल रिलीजेस हिस्टामिनिडेज, लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स, डी का हो गया 1, आंसर हो गया ये। ए का हो गया 3, ऑफ कोर्स। इओसिनोफिल बेटा क्या करता है? एंटी एलर्जिक, मैंने कहा था एलर्जी में हिस्टामीन रिलीज होता है, इओसिनोफिल उसको अपोज करता है बिकॉज एंटी हिस्टामीन होता है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। बेसोफिल क्या करता है? हिस्टामीन रिलीज करता है। बी का हो गया 4। कोई अगर मेरे से गलती से गलत मार्क हो जाए ना तो बता देना बेटा, लास्ट मोमेंट में सॉल्व करा रही हूं। मार्क अगर गलती से हो गया तो मुझे बता देना, ठीक है। +4 दे दूं, कोई गलती से गलत ना मार्क हो जाए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बेटा 2019 का, 2019 का बेटा, लास्ट पिछले 5 साल के क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन अगर कार्डियक आउटपुट उसका 5 लीटर है, ब्लड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उसकी 100 ml है और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम उसकी दी हुई है बच्चों 50 ml, तो उसका हार्ट रेट निकालना है। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो तुम्हें स्ट्रोक वॉल्यूम पता होना चाहिए, तभी तुम हार्ट रेट निकाल पाओगे। तो 5 लीटर मतलब 5000 ml, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में 100 में से 50 उसने निकाल दिया,
ठीक है, तभी तो बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद जो ब्लड बचा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड जो बचा हुआ है वो 50 ml है, तो ब्लड जो बाहर गया वो कितना गया, 50 ही गया होगा ना। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीबॉडी? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में आपके पास ब्लड बचा हुआ है 100 ml, उसमें से सिस्टोल किया तो जितना ब्लड बाहर गया वो स्ट्रोक वॉल्यूम, जो बच गया वो सिस्टोल, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। बचा हुआ है 50 तो गया 50, तो ये हो गया 50, तो ये हो गया 100, 100 बीट्स। डन एवरीबॉडी। तो कैसा लगा बेटा आप लोगों को पीवाईक्यू करके? कॉन्फिडेंस आता है पीवाईक्यू करके? यस एवरीबॉडी, डू यू फील कॉन्फिडेंट? यस और नो? डू यू फील कॉन्फिडेंट? यस और नो? कमेंट्स में जरूर बताना बेटा कि हाउ डू यू फील। जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्या लगता है बच्चों की, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या कुछ बेटा एक्स्ट्रा कहीं और से पेपर आता है कि यहीं से घुमा फिरा के पेपर आता है, क्या फील करते हो बच्चों? इसमें कोई बच्ची बोल रही थी कि मैम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन द ब्लड, तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ही तो लगाया है, क्या गलत लगाया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट और सबसे लास्ट, तो इसमें गलत तो नहीं लगाया, सही तो लगाया ना? ठीक है, तो बेटा पीवाईक्यू कराने का पर्पस सिर्फ इतना ही रहता है कि बच्चे को ना ये समझ में आए कि भाई कोई भी इधर उधर से पेपर नहीं आता है। अरे यार इधर उधर से पेपर नहीं आता है भैया, पेपर आपके एनसीईआरटी से ही आता है, नोट से ही आता है। बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बात सुनिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है, आप हम पे भरोसा रखिए बेटा। ठीक है, जिस सब्जेक्ट को जिस चीज की डिमांड होती है, अगर आप उससे डेविएट कर जाएंगे तो फिर आप बेटा डेविएट ही कर जाएंगे। आपके सब्जेक्ट में डिमांड ही नहीं है कि आप एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ो, तो आप उस चीज को कृपया करके ना करें। ठीक है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वुड बी द हैप्पीएस्ट मे बी आफ्टर योर पेरेंट्स। ठीक है, if you get selected, so remember that I will be the happiest. ठीक है, तो I will always guide you in a right direction. Okay, thank you very very much बच्चों। गाना गाने की आज मेरी बेटा स्थिति कम है क्योंकि मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, फिर भी क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यू ऑल परफॉर्म वेरी वेरी वेल, सो देयर इज जस्ट अ मोटिवेशनल सॉन्ग। ज्यादा नहीं गा पाऊंगी तो वही गाना गाऊंगी जो मैं गा पा रही हूँ। ठीक है, और जो आपको शायद मोटिवेट करे। ठीक है, तो वही गाना मैं आपको सुना देती हूँ, और फिर कल या परसों जब भी मेरा गला ठीक होगा तो मैं और अच्छा गाना सुना दूंगी आप लोगों को, अच्छे से गाना सुना दूंगी। ठीक है, तो कमेंट्स में नंबर जरूर बताना है, एंड इफ यू एंजॉय दिस सेशन डू लेट मी नो। ओके, यस, सो माय सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन कीप गोइंग इज रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। ठीक है, वैसे गले खराब में भी मैं नॉट दैट बैड, है ना? चलो बाय बाय, आई लव यू ऑल बच्चों, थैंक यू बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।